Hello everyone, I'm Lakshya Arora, the founder of TechFlix community. पहले तो आपको बताते हैं कि TechFlix है क्या। तो TechFlix इज अ स्टूडेंट कम्युनिटी मेड बाय द स्टूडेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स। हमारे इसमें कुछ विजन्स हैं। सबसे पहला विजन तो यही है कि जो बच्चे सीपी करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उनका कभी कभार कॉलेज की स्टडीज की तरफ फोकस हट जाता है, जिसकी वजह से उनकी सीजी पे गिर जाती है। सो वी विल एश्योर यू दैट आप हमारे वीडियोस देखिए एंड वी विल मेंटेन अ चेक ओवर योर सीजीपीए। हम लोग कुछ सब्जेक्ट्स कवर कर रहे होंगे स्टार्टिंग में, एंड आपको जो भी सब्जेक्ट टिपिकल लगता हो आप हमको बताइएगा, हम उस चीज़ को भी कवर कर रहे होंगे। सो आज का हमारा क्या एजेंडा है, आज हम डिस्कस करेंगे पीआरपी, प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम प्रोसेसेस। ये बहुत सारे कॉलेजेस में फोर्थ सेम में आता है, कुछ में थर्ड सेम में आता है, और ये स्टूडेंट्स को बहुत टिपिकल सा लगता है सब्जेक्ट। बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज वन ऑफ द इजिएस्ट सब्जेक्ट्स। वाई सो? बिकॉज अगर आप इसमें थोड़ी फील समझे ना टॉपिक की, देन इट बिकम्स वन ऑफ द इजिएस्ट सब्जेक्ट। तो आज हम इसको बेसिक्स से लेकर स्क्रैच तक कवर कर रहे होंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको पूरा सिखा रहे होंगे। सो जस्ट वॉच दी होल वीडियो, कंटिन्यूटी मत ब्रेक करना, पूरा वीडियो साथ में देखना। और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमारी मेल पे डाल दीजिएगा, उसका एड्रेस आपको लास्ट में मिल जाएगा। So before starting, let's start with something positivity. Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always try to just one more time. कभी भी आप गिव अप मत करिए, जस्ट एक बार और ट्राई करिए, आप पक्का सक्सीड हो जाएंगे। विद दिस पॉजिटिविटी स्टार्ट करते हैं हम पी आर एंड पी। सो हम इसे एकदम स्क्रैच से लेके जाएंगे और एकदम एडवांस तक। आप एकदम आराम से पढ़िए, अच्छा आपको समझ में आएगा। तब भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो हम आपको लास्ट में एड्रेस देंगे, वहां पे आप हमको अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं, हम आपको सारे डाउट्स क्लियर कर रहे होंगे। वी आर हियर फॉर यू ओनली। चलो लेट्स स्टार्ट प्रोबेबिलिटी। पहले हम कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी, फिर जाएंगे रैंडम प्रोसेस के साइड। पहले प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेरिमेंट्स। हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनका हम आंसर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉइन टॉस करूं तो उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो कहना है प्रेडिक्टेड? नो। बट हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, ऐसे टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। तो प्रोबेबिलिटी इज हेल्पफुल इन मेकिंग स्मार्ट डिसीजंस। अगर आपको पता होगा, अभी तो फॉर एग्जांपल 3 हॉर्स राइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रन कर रहे हैं एक रेस में। आपको पता है जो पहला वाला हॉर्स है उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है बाकियों के जीतने के कंपैरिजन में। तो अगर मेरे को बैटिंग करनी है, वैसे तो बैटिंग अच्छी चीज नहीं होती है, बट अगर मेरे को लगानी है बैट तो मैं ऑब्वियसली ए वाले पे लगाऊंगा। तो प्रोबेबिलिटी इज हेल्पफुल इन मेकिंग सम स्मार्ट डिसीजंस। सो दैट इज प्रोबेबिलिटी। अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस पे आते हैं। सम डेफिनेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जो जो हम कर रहे होते हैं दैट इज एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ डाइस, या फिर हॉर्स इज रनिंग, 3 हॉर्स आर रनिंग, दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि जो हमारा मेन एम है, लाइक टॉसिंग अ कॉइन। आउटकम, पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा तो उसके दो रिजल्ट्स हैं, या तो हेड आएगा, टेल आएगा। दैट इज द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। फिर आता है इवेंट, सर्टेन सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट क्या होता है? एक सेट ऑफ आउटकम्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक कॉइन टॉस करा तो मैं एक इवेंट बनाऊंगा। इवेंट इज समथिंग जो मैं क्रिएट करूंगा, लाइक व्हाट इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड। हेड आना एक इवेंट, ऐसे टेल आना एक इवेंट है। सो दैट इज एन इवेंट। या फिर सोचो, अगर मैं 2 बारी कॉइन टॉस करता हूँ तो मेरे इवेंट बन सकते हैं कि दोनों बारी हेड आए, दोनों बारी टेल आए, एक बार हेड आए, एक बार टेल आए। मेरे इवेंट्स यानी कि सर्टेन पॉसिबिलिटीज ऑफ आउटकम्स। फिर लास्ट टाइम होती है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस मतलब सारे आउटकम का कलेक्शन, सारे, लाइक अगर आप 2 बारी कॉइन टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या आउटकम्स होंगे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो इन सब का कलेक्शन है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस इज एवरीथिंग, लाइक एवरी पॉसिबल आउटकम। तो यही 4 डेफिनेशन थी बेसिक वाली। एक्सपेरिमेंट, जो चीज हम कर रहे हैं, आउटकम, पॉसिबल रिजल्ट, इवेंट, जो चीज हम क्रिएट करते हैं, सैम्पल स्पेसिस, एवरीथिंग, एवरी आउटकम। तो अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स किस किस तरीके के हो सकते हैं? अच्छा, हम अपनी प्रोबेबिलिटी में सारे काम ऑलमोस्ट इवेंट्स पे ही कर रहे होंगे। लाइक इवेंट क्या है, हमने एक इवेंट क्रिएट करा, इवेंट ये क्रिएट करा, तो इन सब के बारे में बात कर रहे होंगे प्रोबेबिलिटी में। तो अब करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स। तो पहली चीज होती है सबसेट। तो आप लोगों ने 11th 12th की मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा व्हाट इज सबसेट। तो जैसे कि टू इवेंट्स ई एंड एफ आर सबसेट। देखो ई जो है, अगर आप ई देखो तो यू कैन चेक इट आउट दैट ये ई है,
और एफ ये है, तो ई में जो जो वैल्यूज है मेरी वो एफ में ऑलरेडी मौजूद है। सो यही मतलब होता है, और सिंबल दिखाते हैं हम ई सबसेट ऑफ एफ। इट मीन्स दैट कि जो जो वैल्यू मेरी ई में है वो एफ में भी होंगी ही होंगी। ठीक है, सो दैट इज सबसेट। सेकेंड थिंग इज इक्वालिटी। तो अच्छा, पहली चीज ये कि अगर इवेंट, दो इवेंट को सबसेट होना है, जैसे कि ई और एफ अगर सबसेट होंगे आपस में, तो जो भी एफ में वैल्यूज हैं वो ई में होंगी ही होंगी। ऐसे अब सेकंड वाले की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इक्वालिटी। तो दो इवेंट्स तब इक्वल होंगे जब उन दोनों की सारी वैल्यूज इक्वल होंगी आपस में, यानी कि ई भी सबसेट हो एफ का, एफ भी सबसेट ई का, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट ई इक्वल टू एफ। अब थर्ड थिंग इज इंटरसेक्शन। ये दो हमारे सर्कल्स मान लो, इवेंट्स मान लो, इन दोनों का कॉमन रीजन इज इंटरसेक्शन। तो ये बेसिक सेट थ्योरी है, इन दोनों का कॉमन रीजन इज इंटरसेक्शन। अब आते हैं फोर्थ थिंग विच इज यूनियन। तो यूनियन इज द एवरीथिंग ऑफ टू सेट्स, लाइक ई यूनियन एफ इज एवरीथिंग ऑफ ई एंड एफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ई और एफ का यूनियन इज एवरीथिंग ऑफ ई एंड एफ। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, अगर ये मेरा इवेंट ई है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया इसके अलावा सब कुछ, लाइक पूरी यूनिवर्स माइनस दिस, पूरी यूनिवर्स माइनस ई इज माई ई कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब सिक्स टर्म होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें, बट कंफ्यूज होने वाली चीज है नहीं, इट्स वेरी इजी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब ना इसको ब्रेक करते हैं। म्यूचुअली का मतलब क्या होता है, साथ में। एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड करना, हटाना। तो यानी कि साथ में डिस्जॉइंट है वो चीजें। तो यानी कि अगर दो इवेंट ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो वो दोनों कभी भी साथ में नहीं हो सकते। जैसे कि आप ये देखो, ये है मेरा ई और एफ, दो सेट हैं, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लाइक जब ई हो रहा होगा तब एफ नहीं हो रहा होगा, जब एफ हो रहा होगा तो ई नहीं हो रहा होगा, बिकॉज दोनों में कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। ई इंटरसेक्शन एफ इज जीरो। अब ये सेट देखो, क्या ये है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव? द आंसर इज नो, बिकॉज इनके बीच में कुछ कॉमन रीजन आ रहा है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की एक ही कंडीशन होती है, दैट ई इंटरसेक्शन एफ इज जीरो। ठीक है, अब तक आई होप सब क्लियर होगा। फिर से रिवाइंड करवा देता हूँ एक बार सब चीजें मैं। प्रोबेबिलिटी इज स्टडी ऑफ अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेरिमेंट्स। कुछ डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंट, आउटकम, इवेंट, सैम्पल स्पेस। एक्सपेरिमेंट इज जो चीज हम कर रहे होते हैं, आउटकम इज रिजल्ट ऑफ दैट, इवेंट इज जो चीज हम क्रिएट करते हैं, सैम्पल स्पेस इज एवरीथिंग। उसके बाद इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, सबसेट होता है, इक्वालिटी होती है, इंटरसेक्शन होता है, यूनियन होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, और लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। कंडीशन याद रखो उसकी, अगर दो इवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, दैट मीन्स दैट ई इंटरसेक्शन एफ इज फाई या फिर नल। सो दैट वाज सम बेसिक डेफिनेशंस एंड सम टर्म्स। अब आते हैं हम बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो अगर मेरे को एक इवेंट ए है, अगर मेरे को उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, तो देखो इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट व्हेन आई टॉस अ कॉइन दैट इट कम्स हेड। यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर मैं कॉइन को एक बार टॉस करता हूँ तो इवेंट क्या हो गया मेरा, एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो उसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। सो पी ऑफ ए निकालना है मेरे को, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बारी कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, एक तो हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। सो अगर मैंने इवेंट बनाया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए सेट क्या हो गया मेरा, नंबर ऑफ हेड्स, कितना, एक ही हेड हो सकता है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होगा मेरा, हेड और टेल दोनों होंगे इसमें, तो क्या हो गया मेरा 1/2। सो दैट इज माई आंसर। अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालें तो दैट इज 1/2। तो probability of A is number of elements in event A upon number of elements in sample space A. So that is my formula for getting a probability. ठीक है, अब आते हैं एक्समेटिक अप्रोच। अब ना कुछ अप्रोचेस होते हैं प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज एक्समेटिक अप्रोच। तो अगर एस मेरा सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस क्या होता है, एवरी आउटकम, लाइक एवरी आउटकम, और ए क्या मेरा इवेंट, इवेंट क्या होता है जो मैं सेल्फ क्रिएट करता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस इज 1। व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग व्हाट इज द मतलब पी ऑफ एस? P of S means P of everything, यानी कि probability of everything that will be obviously 1,
इसलिए p of sample space is always 1 and probability of an event lies between 0 to 1. So that lies some basic things. और हाँ, ये अभी हमने पढ़ा था कि अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो p a इंटरसेक्शन b इज गोइंग टू माई 0. ठीक है, सो ये कुछ कंडीशंस होती है. इसके बाद कुछ एक्सियम से डिराइव किए हुए रिजल्ट्स पे आते हैं हम. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0. अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मैं एक डाइस को रोल कर रहा हूँ, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 7. डाइस में नंबर 1 to 6 होते हैं, तो 7 आना क्या एक इम्पॉसिबल इवेंट होगा, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 7 व्हेन रोलिंग अ डाइस इज 0. सेकेंड थिंग आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज 1 माइनस पी ए. ए बार क्या बोला था मैंने, कॉम्प्लीमेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज, मैंने क्या बोला था, यूनिवर्स माइनस दैट थिंग. सो मैं यूनिवर्स को 1 से दिखाता हूँ बिकॉज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 ही हो सकती है मेरी. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार या फिर ए कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो आपसे कभी कभार बहुत बेसिक एक मार्क्स में पूछ सकते हैं कि अगर मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बताओ या फिर ए बार की प्रोबेबिलिटी बताओ. तो दैट इज 1 माइनस 0.3, दैट इज 0.7. सो ये था हमारा रिजल्ट. अब थर्ड पे आते हैं, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट वन, P ऑफ A यूनियन B. P ऑफ A यूनियन B मतलब A और B दोनों के एलिमेंट्स आ रहे होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैं कैसे निकालूंगा. सो P ऑफ A यूनियन B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. यानी कि A की प्रोबेबिलिटी ऐड करो, B की प्रोबेबिलिटी ऐड करो और उसमें से माइनस कर दो बीच का जो कॉमन रीजन आता है वो. अच्छा, अगर मेरे को गिवन हो कि दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उसमें ये टर्म तो जीरो हो जाएगी. सो उसके से मेरा फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. सो वो मेरा सिंप्लीफाई हो जाएगा. बहुत बारी क्वेश्चन में आपको कह देते हैं कि भाई दो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी ये और ये है, तो बताओ कि पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा. तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो आप. अच्छा, तो अब आते हैं P ऑफ A यूनियन B यूनियन से. अब आते हैं तीन सेट पे. तो क्या होती है फॉर्मूला, क्या होता है इसका, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. अब देखो, तीन सेट मान लेते हैं. ये थोड़ा नीचे करता हूँ मैं इसको. यस, तीन सेट मानते हैं. ये तीन सेट है. तो अगर मेरे को ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है तो पहले तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूंगा, फिर बी निकालूंगा, फिर सी निकालूंगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी निकाल रहा हूँ, फिर उसको माइनस कर दूंगा एंड एट द एंड आई विल ऐड व्हाट, आई विल ऐड द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री. सो इट्स जस्ट अ फॉर्मूला इसके बाद रख लो, पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी. अच्छा, अगर मेरा बी ए का सबसेट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डेफिनेटली है तो लेस देन होगी, इक्वलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. अच्छा, अब मैं बताता हूँ कैसे. ये मेरा एक सेट मान लो बी है, ठीक है, और ये मेरा मान लो सेट ए है, ठीक है. तो बी के अंदर एटलीस्ट ए के सारे एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, ए में कुछ बी से ज्यादा हो सकते हैं. अगर बी में तीन एलिमेंट्स हैं तो ए में तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, बट ये तो पक्का है कि तीन से ज्यादा ही होंगे. तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी इज ऑब्वियसली तो लेस देन होगी या इक्वल टू होगी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. सो दैट वाज माय रिजल्ट. अब तक हमने क्या पढ़ा है, अब तक हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, कुछ टर्म्स पढ़ी हैं, इवेंट सैंपल स्पेस, फिर हमने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े हैं. ये फॉर्मूला याद रखना आप, ऐसे याद ही हो गए तो तब भी याद रखना नहीं है तो. उसके बाद ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो, आ सकता है कभी कभार क्वेश्चन में. और ये तो सिंपल आप डिराइव कर सकते हो उसको क्वेश्चन में. अब आते हैं मेन थिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट इज माय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. सो व्हाट इज एन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अच्छा, जैसे नाम में दिख रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लाइक कंडीशन लग रही होगी फिर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी. सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी assuming that event A has already happened is probability of B given A has happened. So देखो, P B बैकस्लैश A इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गिवन दैट A has happened. तो मेरे को इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब, जब मेरा ए ऑलरेडी हो चुका है. सो आई कैन राइट इट आउट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी गिवन ए, इसको पढ़ना सीखो, लाइक बी गिवन ए, पी बी गिवन ए। अगर यहाँ पे ए होता है, यहाँ बी होता तो वह हम उसको बोलते प्रोबेबिलिटी ए गिवन दैट बी हैज हैपेंड। बट यहाँ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज हैपेंड। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा, फॉर्मूला कैसे आएगी? तो दो ही इवेंट होंगे हमारे, बी गिवन अगर ए है तो आप इंटरसेक्शन ले लो दोनों का, लाइक बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो आप चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो, इट्स वन एंड सेम। डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं लेटरल वाली टर्म, जो भी लास्ट में आती है ना, जो ऑलरेडी हैपन हो चुका है, हम उसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे बी गिवन ए निकालना है, तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और हाँ, ऑब्वियसली बात है कि ए की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो सकती है, वरना ये आंसर इनफाइनाइट बन जाता है, तो इसलिए। सो फॉर्मूला याद रख लो इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हम क्वेश्चन कर रहे होंगे सबके, अभी क्वेश्चन नहीं करते हम, बट हाँ, हम इसके क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? एक टर्म पक्का लिखी होगी क्वेश्चन में, दैट इज गिवन दैट। गिवन दैट पक्का लिखा होगा क्वेश्चन में। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल जाता है गिवन दैट दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड, आप समझ लो ये पक्का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, पक्का 100%। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। सो व्हेन अ फेयर डाइस इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 गिवन दैट एट एन ऑड नंबर हैज बीन ऑब्टेन्ड? अब देखो यहाँ पे क्या टर्म आ गया, गिवन दैट। यहाँ से मेरे को पता लग गया कि ये क्वेश्चन जो है पक्का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पक्का है। अच्छा, तो जब भी प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आया करे, तो सबसे पहली चीज आप क्या करो, उसको सैम्पल स्पेस बनाया करो। सैम्पल स्पेस मींस एवरी आउटकम, लाइक एवरी पॉसिबल आउटकम। सो अगर मैं एक डाइस को टॉस कर रहा हूँ तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास? या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, केवल 6 पॉसिबिलिटी है। उसके बाद मुझसे क्या कहना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 गिवन दैट एक ऑड नंबर ऑलरेडी आ चुका है डाइस पे, यानी कि डाई ऑड नंबर तो है मेरा डाइस पे, तो उसमें से 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखो, हम इवेंट ए और बी बना देते हैं। तो ए क्या हो गया इवेंट मेरा, ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं। तो मेरा इवेंट ए हो गया गेटिंग चलो हम ए इसको मान लेते हैं और बी इसको मान लेते हैं, कुछ भी किसी को मानो, डजेंट मैटर। तो हम ए मान लेते हैं कि एक ऑड नंबर ऑलरेडी आ चुका है। तो ऑड नंबर कौन कौन हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। सो ए के इवेंट में क्या आ गया, 1 3 5। अब बी क्या है, ऑफ गेटिंग अ 1। तो मैंने बी मान लिया केवल 1, यानी कि बी के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है जो कि है 1, और सैम्पल स्पेस से पूरा है ही। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 व्हेन देयर इज एन ऑड नंबर ऑन डाइस? ठीक है, डाइस पे ऑड नंबर एक ही रंग गिवन है और हमको क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 1 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि 1 आए गिवन दैट एन ऑड नंबर आ चुका है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या होता है, बी और ए में क्या एलिमेंट कॉमन है, 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1, यानी कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ? इसमें से 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 ऑब्वियसली। सो यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया 1/6 अपॉन डिनोमिनेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 135। 135 में से कोई आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई मेरी, 3/6। 3 एलिमेंट है अपॉन टोटल एलिमेंट है 6। सो 1/6 अपॉन 3/6 सिंप्लीफाई करूंगा तो आ जाएगा 1/3। अच्छा, अब क्वेश्चन को थोड़ा फील करने की कोशिश करो। मैंने एक डाइस को छाला, तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। सो आपसे कह रहा है कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, और ये गिवन है कि एक ऑड नंबर ही आ रहा है। यानी कि ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। तो भाई मेरे डाइस पे 3 नंबर ही आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। उसमें से 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/3। सो सिंपली आप ऐसे भी कर सकते थे 1/3, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है। सो मेन थिंग आपको समझाना था, व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लाइक आपको एक कंडीशन गिवन होगी, ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है, अब मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। सो दैट इज सिंपली पी बी गिवन ए इज पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो आई गेस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, डाउट हो तो फिर से रिप्ले करके देख लो। अब आते हैं प्रोडक्ट थ्योरम। इट इज नथिंग, अभी मैंने आपको बताया था ना, पी बी गिवन ए का फॉर्मूला क्या था, दैट वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of A intersection B upon probability of A।
अगर मैं पी बी गिवन ए निकाल रहा हूँ तो ये यही होगा ना इसका। तो अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ। ये मेरी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी गिवन ए। हैंड राइटिंग आई एम सॉरी, साइलेंस पे वर्क करने का एक्सपीरियंस है नहीं, इसलिए सॉरी। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा मेरा, इसको एलएचएस ले जाओ, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी गिवन ए। सो प्रोडक्ट थ्योरम इज सिंपली, मतलब केवल हमने इसको रीअरेंज कर दिया, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए और इसको मेन टर्म बना दिया हमने। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो बस सिंपली यही फॉर्मूला है। ऑल्दो कभी क्वेश्चन में तो ज़्यादा काम आता नहीं है, बट स्टिल डायरेक्टली न्यूमेरिकल में हो सकता है आपको ये चीज गिवन हो, ये चीज गिवन हो डायरेक्टली, आपसे पूछेगा बताओ ये क्या होता है। सो बस सिंपली इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे 3 इवेंट के लिए कर देते हैं, बट ये काम का है नहीं इतना। सो दैट वाज द प्रोडक्ट थ्योरम। अब तक मेन चीज क्या गया हमारी, दैट वाज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए। और उसके बाद थोड़ा सा गंदा सा हो गया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, सो दैट वाज पी बी गिवन ए। ये चीज हमारी इंपॉर्टेंट थी, और ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सिंपली इस चीज से ड्राइव हो जाती है। सो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, लाइक वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स दैट ए डज नॉट डिपेंड ऑन बी एंड बी डज नॉट डिपेंड ऑन ए, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। मेरे दो इवेंट है ए एंड बी। ए है मेरा टॉसिंग अ डाइस, बी है टॉसिंग अ कॉइन। आपसे मैं बोलूं कि बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 ऑन द डाइस अगर मेरा कॉइन पे हिट्स है। तो कोई सेंस बनता है इस बात का? नहीं, सेंस क्या बनता है इस बात का? भाई उस कॉइन में मेरा हेड है टेल है, इस पे क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। सो दैट टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो अगर दो इवेंट आपको इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है या निकालना है, तो उसका एक फॉर्मूला याद रख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर पी ए इंटू पी बी के बराबर हो गए, सो दैट आर माई इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कभी कभार हम इसको प्रूविंग में निकालते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है बताओ क्या ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, तो आप पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, पी ए पी बी निकाल लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर उसके बराबर आ गया तो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं। सो दैट इज माई इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन। अच्छा, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। अब बताओ, पहले कोई क्वेश्चन करते हैं हम। अब मैन्युफैक्चरर, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे एकदम अच्छे से, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर ऑफ एन एरोप्लेन नोज दैट प्रोबेबिलिटी इज 1.8 दैट एन ऑर्डर विल बी रेडी फॉर शिपमेंट। ठीक है, तो 0.8 प्रोबेबिलिटी किस चीज की है कि ऑर्डर जो है शिपमेंट के लिए रेडी हो जाएगा। पेन कॉपी में नोट कर लो आप इसे, ठीक है। और 0.7 प्रोबेबिलिटी है कि ऑर्डर जो है डिलीवर्ड हो जाएगा टाइम पर, शिपमेंट के लिए रेडी था। यानी कि वो ऑर्डर शिपमेंट के लिए रेडी भी था और ऑर्डर टाइम पे डिलीवर हो जाएगा। इस चीज की प्रोबेबिलिटी है 0.7, और पॉइंट इसकी थी कि शिपमेंट के लिए रेडी। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट such an order will be delivered on time given that it was also ready for shipment on time? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? पहली चीज गिवन दैट आ गया, मतलब पक्का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड ऑन टाइम। हमको क्या चीज गिवन है कि वो शिपमेंट के लिए ऑलरेडी रेडी हो चुका है। तो अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। अब देखो मैं इसमें ए किसको मान रहा हूँ, बी किसको मान रहा हूँ। तो मैं बी मान रहा हूँ इसको कि वो शिपमेंट के लिए रेडी, मैं ए मान रहा हूँ उसको कि शिपमेंट के लिए रेडी था, और मैं बी मान रहा हूँ उसको कि वो ऑर्डर टाइम पे डिलीवर्ड हो जाएगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन टाइम गिवन दैट ऑर्डर वाज रेडी फॉर शिपमेंट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए का मतलब कि वो शिपमेंट के लिए रेडी भी है और टाइम पे डिलीवर भी हो जाएगा, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए क्या था कि जो है ऑर्डर है वो शिपमेंट के लिए रेडी, मैंने इसको बी माना था, इसको ए माना था। सो दैट वाज, आप बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि मेरा ऑर्डर शिपमेंट के लिए रेडी भी है और डिलीवर्ड हो जाएगा टाइम। सो दैट इज माई 0.7, क्वेश्चन में गिवन है कि 0.7 प्रोबेबिलिटी है दैट ऑर्डर टाइम पे डिलीवर्ड भी हो जाएगा और साथ ही साथ शिपमेंट के लिए रेडी भी हो जाएगा। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए क्या था, गिवन दैट के बाद जो कहते हैं दैट इज माई ए, दैट इट वाज रेडी फॉर शिपमेंट। शिपमेंट के लिए प्रोबेबिलिटी 0.8 थी। सो सिंपली 0.7 और 0.8 डेसिमल से डेसिमल गया, 7/8 इसका आंसर आ गया। सो हमें क्या चीज सीखने को मिलती है कि
जब भी गिवन दैट आ जाए दैट इज कंडीशन प्रोबेबिलिटी, और गिवन दैट के बाद जो भी चीज आती है वो चीज हमेशा डिनोमिनेटर में आती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या था, गिवन दैट इट वाज ऑल्सो रेडी फॉर शिपमेंट, तो ये चीज में डिनोमिनेटर में आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी 0.8। अपॉन न्यूमिनेटर में क्या आएगा कि ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाएगा टाइम पे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी 0.7। तो दैट वाज सिंपली 0.7 है 0.8, दैट इज 7 बाई, सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं, देखो, a bag contains five white and three black balls. Two balls are drawn at random, one after the other without replacement. Find the probability that both balls drawn are black. अब देखो, मेरे एक बैग है, उसमें पांच जो है मेरी व्हाइट बॉल्स, पांच व्हाइट बॉल्स हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो मेरी पांच जो है, दैट इज माई फाइव बॉल्स आर वाइट, एंड मेरी थ्री बॉल्स जो हैं वो ब्लैक है। ठीक है। अब देखो, अब मुझसे कह रहा है कि मैंने दो बॉल उठा ली, ठीक है, और लेकिन मैं उसको वापस रखूंगा नहीं। तो अब बताओ कि दोनों बॉल जो होंगी ड्रॉन वो ब्लैक है। अच्छा, तो हम इसमें एक चीज मान रहे हैं, जिस क्वेश्चन में भी गिवन होगी, लाइक कि हम दोनों बॉल साथ में उठा रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम ऐसा नहीं कर रहे कि पहले एक बॉल उठा रहे हैं फिर देख रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। हम दोनों बॉल साथ में उठा रहे हैं फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ 8 बॉल्स। तो देखो, हमसे कह रहा है फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट बोथ वॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक। तो अब देखो, गोइंग बाय द फॉर्मूला ऑफ बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो देखो, हमारा इवेंट क्या है, इवेंट इज ड्रॉइंग टू ब्लैक बॉल्स फ्रॉम दी बैग। तो मेरी टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी है, 3। तो तीन में से दो बॉल निकालने का क्या होगा, 3C2। 3C2 तो होगा भाई, तीन ब्लैक बॉल है, मेरे को दो निकालने, तो 3C2 हो गया। अपॉन अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अगर मैंने न्यूमरेटर में रखा है कि दोनों बॉल ब्लैक होंगी, तो मेरा डिनोमिनेटर में आएगा कि मैं कोई सी भी दो बॉल उठानी, लाइक कोई सी ब्लैक नहीं, रैंडमली कोई सी भी बॉल, पूरे सैम्पल स्पेस में कोई सी भी दो बॉल उठानी है मेरे को। सो 3C2 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है, 5 + 3 दैट इज 8। सो दैट इज विल बी माई 8C2। ठीक है, 8C2, तो 3C2/8C2 क्यों आया 3C2, बिकॉज टोटल मेरी थ्री ब्लैक बॉल्स हैं, उनमें से दो उठानी, 3C2 अपॉन टोटल बॉल्स में से मेरे को कोई सी भी दो बॉल्स उठानी, so दैट इज 8C2। सो 3C2/8C2, जो भी आंसर आएगा दैट इज 3/28, यही मेरा आंसर हो रहा होगा। सो यही था हमारा प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन। अब से सिंपली इसमें, अब देखो, हमने कोई थ्योरम नहीं लगाई, अब बस सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए अपॉन टोटल वॉल्स, टोटल इवेंट जो भी होगा सैम्पल स्पेस का, उसकी प्रोबेबिलिटी। सो बस यही था हमारा इस क्वेश्चन में। सो 3C2/8C2, 8C2 क्यों करा, क्योंकि सारी बॉल्स में से कोई सी दो बॉल निकालनी थी हमें। ठीक है, तो इसका आंसर 3/28 आ जाएगा। कोई डाउट हो तो वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो आप। अच्छा, अब मेरे क्वेश्चन है कि a pair of dice is thrown simultaneously if A denotes the number on the first die is 1 and B denotes that the number on the second die is 6 and C denotes that the number यानी कि sum of both of them is 7. Find whether A, B and C are mutually independent or not. मैंने क्या बोला था आपको, अगर इंडिपेंडेंट कंडीशन चेक करनी है इंटरसेक्शन निकालो। अगर तीन इवेंट है तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, अगर पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी के बराबर हो गया, तो दैट मीन्स माई इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, अदरवाइज नॉट। सो अब देखते हैं, अब पेयर ऑफ डाइस, इट मीन्स दैट मैं दो डाइस साथ में उछाल रहा हूँ। सो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दैट इज माई 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे करते करते तक मेरी टोटल 36 पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। सो ए डिनोट्स दैट द नंबर ऑन द फर्स्ट डाई इज 1। ए क्या, मेरा एक इवेंट है जो मेरे से कह रहा है कि फर्स्ट डाई में नंबर जो है 1 आएगा। तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यानी टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हैं इवेंट ए में। यानी कि इवेंट ए में मेरी 6 पॉसिबिलिटीज है। अब इवेंट बी पे आते हैं। इवेंट बी क्या कह रहा है कि नंबर ऑन द सेकेंड है इज 6। तो क्या हो सकता है, 1 6 2 6 3 6 4 6 4,6 5,6 6,6। यहाँ पे भी मेरे पास, बी में भी मेरे पास 6 ही पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। अब आते हैं इवेंट नंबर सी पे, दैट सम ऑफ बोथ द नंबर्स ए कॉमा बी इज 7। तो कैसे हो सकता है, तो हो सकता है 1,6, 1,6। ठीक है, एक पॉसिबल तो ये है। दूसरा क्या है, 6,1। तीसरा क्या है, 2,5। चौथा क्या है, 5,2। फिर क्या है, 3,4।
और फिर ये क्या है 4, 3। ये 6 पेयर है मेरे इवेंट नंबर सी में। ये देखो सबका 7 आ रहा है। 1661 25 52 52, हाँ। और इधर क्या है, एक सेकेंड। 1661 25 52, इधर क्या होगा 3 and 4, हाँ 3 and 4 एंड 4 and 3। तो केवल मेरे पास 6 केस बनते हैं टोटल। तो अब पहले हम इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ क्या होगी। ए की प्रोबेबिलिटी यानी कि 6 एलिमेंट्स है इसमें, और टोटल 36 है, 6/36 1/6 हो गया। ऐसे बी में भी 6 है तो 1/6 प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी। ऐसे इसमें भी 6 है तो सेम 1/6 प्रोबेबिलिटी इसकी भी होगी। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन मीन्स दैट कॉमन थिंग, ठीक है। सो ए इवेंट क्या था कि भाई मेरा 16 26 36 46 46 और 66। बी इवेंट क्या है, सेकेंड पे 6 आना चाहिए, लाइक 16 26 36 46 और 56 और 66। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हुई, पहले तो इंटरसेक्शन बी क्या हुई। लाइक मेरा पहले पे 1 आ रहा है और सेकंड प्रोबेबिलिटी पे 6, यानी कि 1,6 हो गई। अब इंटरसेक्शन सी करो, सी मतलब सम 7 होना चाहिए। तो सम 6 7 केवल दो किस्म होता है, 1,6 और 6,1। और हमारे केस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइप पे 1 है और सेकंड वाले पे 6 है, तो केवल एक 1,6 की पॉसिबल केस है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गई मेरी, 1,6 हो गई। दैट इज माई 1/36। ऐसा क्यों, टोटल 36 केस है और मेरा केवल एक ही इवेंट में एक ही एलिमेंट आ रहा है, दैट इज 1,6। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6, 1/36। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए मैं क्या चेक करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी शुड बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। तो अगर मैं पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी निकाल दूंगा, सो दैट विल नॉट बी इक्वल टू 1/36। इसलिए ये लोग आपस में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है, आपस में डिपेंडेंट है। सो दैट वाज माय क्वेश्चन फॉर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हम कुछ नहीं करना है, हमको पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है और पी ए पी बी पी सी तीन चीजें निकालनी है, मल्टीप्लाई कर देना है तीनों को। अगर वो सेम आ रहा है उसके बराबर तो यस, अदरवाइज नो। फिर हमने एक नॉर्मल क्वेश्चन करा था, एक सेकंड से फिनिश कर देता हूँ मैं से। हाँ, तो हमने फिर नॉर्मल क्वेश्चन करा था, फिर हमने कंडीशन वाला क्वेश्चन कर लिया था। देन इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये सब हम कवर कर चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लो, कोई डाउट हो यहाँ पे तो। वैसे आगे सबको क्लियर होगा, डाउट है तभी तो एक बार रिवाइंड करके देख लो। ये हो गया, ये हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमने कर लिया, ये क्वेश्चन हमने अभी लास्ट में करा था। अब हम आते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ये जो है ना ये एक इजी चीज है बट लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं। अब देखो, ये जो है मेरा एक सैंपल स्पेस है एस। कोई भी इवेंट है, मान लो कोई भी इवेंट है, ठीक है, कोई भी इवेंट मान लो। तो ये मेरा सैंपल स्पेस एस हो गया और ये है मेरा इवेंट ए। अब देखो ई को ना मैंने रीजन में डिवाइड कर दिया। लाइक ए मेरा यहाँ पर भी है, इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक भी है, यहाँ से यहाँ तक इस रीजन E2 वाले रीजन में भी है, E3 में भी है, ऐसे करते करते मान लो ई के तक रीजन में इसको मैंने बांट रखा है। तो अगर मेरे को इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पी ऑफ ए निकालना है, तो मैं कैसे निकाल जाऊंगा। तो देखो, अगर मेरे को पी ऑफ ए निकालना है मैं कैसे निकालूंगा, देखो समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k पी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट ई आई इज ऑलरेडी हैपन। सो देखो, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा आप लोगों को, बट देखो मैं समझाता हूँ इस चीज को कैसे करेंगे। एक सेकंड। हाँ, तो देखो अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक ही टोटल, तो पहले मेरे को ये निकालनी होगी, फिर ये निकालनी होगी, फिर ये, ऐसे करते करते सबकी निकालनी होगी, उस चीज को मैं सम कर रहा हूँ। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया मेरा, पहले तो ये। अच्छा बताओ ये क्या है, मतलब दिस थिंग इज व्हाट, दैट इज माय E1 इंटरसेक्शन ए। ये चीज क्या है, E2 इंटरसेक्शन, लाइक E2 ये है, ए ये है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये हो गया। और ये क्या होगा, E3 इंटरसेक्शन। ऐसे करते करते ई के इंटरसेक्शन ए। अच्छा, आपको याद है मैंने एक चीज बताई थी प्रोडक्ट रूल ऊपर करके, तो उसमें क्या चीज बताई थी मैंने, मैंने उसमें आपसे कहा था कि अगर मेरे को ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, पी ए इंटू पी बी गिवन है। सो देखो मैंने यहाँ पर भी सेम चीज करी है।
मेरे को इसका इवन इंटरसेक्शन ए निकालना है, तो मैंने इसको जस्ट फॉर्मूले में लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E1 हैज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, तो पूरी एक टर्म है ये। So this denotes this region when I equal to 1, when I equal to 2 this denotes this region, I equal to 3 ये रीजन होगा। so ऐसे करते करते सबका जब हम सम कर रहे होंगे तो हमको पूरा P of A मिल जाएगा। so that is my law of total probability, like total probability is summation of small small steps। और ये क्या है, E1 intersection A। इसको मैं कैसे निकालूंगा, probability of E1 into probability of A given that E1 already happened। so बहुत सही है, बेसिक है, समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे कि देयर आर थ्री प्लांट्स ए बी एंड सी। और ए जो है 40% मोबाइल्स प्रोड्यूस करता है, बी जो है 10% प्रोड्यूस करता है, सी जो है 50% प्रोड्यूस करता है नंबर ऑफ मोबाइल्स। और जो, अच्छा इनमें से ना कुछ चीज़ डिफेक्टिव भी होंगे ऑब्वियसली। सो जो मेरा ए है वो 1% डिफेक्टिव प्रोड्यूस करता है, बी जो है वो 3% डिफेक्टिव प्रोड्यूस करता है, एंड जो सी है दैट प्रोड्यूस माई 2% ऑफ द डिफेक्टिव पीसेस। सो मैंने रैंडमली ना एक पीस उठा लिया रैंडमली, ठीक है, मोबाइल। तो मेरे से कह रहा है कि ये बताओ कि वो मोबाइल जो है दैट विल बी डिफेक्टिव वन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो रही होगी। सो अब हम उसको निकालते हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब देखो, थ्री प्लांट्स है ए बी एंड सी। सो देखो, डिफेक्टिव आने की क्या चीज, अब देखो मैं इसको डिवाइड करता हूँ तीन रीजन्स में, ए बी एंड सी। अब देखो ए बी और सी तीनों जो है डिफेक्टिव प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं निकालता हूँ कि मैं निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रीजन, फिर निकालता हूँ दिस रीजन, फिर निकालता हूँ दिस रीजन, फिर मैं तीनों को सम कर दूंगा। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव पीस क्या होगा, दैट इज माई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव पीस इनटू इवन इंटरसेक्शन है। लाइक देखो, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं ये देखूंगा कि ए की मोबाइल बनाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ए की बनाने की प्रोबेबिलिटी इज 40% इंटू उसमें डिफेक्टिव कितने होते हैं, दैट इज 1%, प्लस बी कितने परसेंट बनाता है, 10% मोबाइल्स बनाता है, उसमें से कितने 3% डिफेक्टिव होते हैं। ऐसे सी बनाता है 50% एंड उसमें से 2% पीस डिफेक्टिव होता है। सो अब मैं कैसे करूंगा इसे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव पीस इक्वल टू, पहले तो 0.4, 0.4 क्या है, जितने पीस मेरा ए बनाता है, इंटू 0.01 दैट इज व्हाट, ए में डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी, प्लस बी कितना मोबाइल बनाता है 10%, यानी कि 10/100 दैट इज माई 0.1, इंटू 3% है इसमें डिफेक्टिव पीस आने की बी में, प्लस अब क्या हो गया 50% सी बनाता है, इंटू इसमें से क्या हुआ 2.02% हो गई कि वो जो है डिफेक्टिव पीस बना रहा होगा। ठीक है, अब इसको ना सोचने की कोशिश करो कैसे बन रहा होगा। मैंने क्या करा है, इस फॉर्मूले से देखो, पहले तो मैंने ये निकाला है कि इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी क्या, लाइक मेरा ए आने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 40%, इनटू जब मेरा ए आ चुका है तो उसमें से डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या, लाइक पीस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव पीस गिवन दैट मेरा ए जो है मोबाइल बना रहा है। सो बस मैंने वही फॉर्मूला लगाया है, 0.4 इंटू 0.01 प्लस 0.1 इंटू 0.03 प्लस 0.5 इंटू 0.02, एंड यहाँ से मेरा टोटल आंसर आया है 0.017। सो कुछ नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। पहले हमको ये देखना था, मतलब इसको आप फील से करोगे ना तो आ जाएगा समझ में। लाइक पहले आप देखो कि ए के आने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज 4/40/100, इंटू अगर मेरा ए आ गया तो उसमें डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज माई 1/100, प्लस मेरे बी आने की प्रोबेबिलिटी क्या 10/100, इंटू अब अगर मेरा बी आ चुका है तो उसमें डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या, दैट इज माई 3/100, प्लस सी आने की क्या है दैट इज 50/100, इंटू उसमें से डिफेक्टिव क्या होगा 2/100। तो बस यही से मेरा आंसर आ जाएगा, दैट इज पी ऑफ डिफेक्टिव है 0.017। आंसर कंफर्म कर लेना, और कुछ भी डाउट हो तो बार बार लिसन करो इस वीडियो को। तो कुछ नहीं, टोटल प्रोबेबिलिटी इज सिंपल, नथिंग, बस कुछ रीजन में हम इसको डिवाइड कर देते हैं देन सबका सम कर देते हैं। तो अगर हमको कोई नहीं भी बताता ये चीज तो भी हम इसको फील्ड से क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी पार्ट, दैट इज माय बेस थ्योरम। ये स्टूडेंट्स को कंफर्म कंफ्यूज कर देता है, बट मैं इसको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा आप लोगों को, तो समझते हैं। पहले मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, पहले मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद मैं आगे इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो देखो, अब देखो,
अब आते हैं बेस थ्योरम पे। तो बेस थ्योरम जो है कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन सी लगती है, बट आज हम इस चीज को सिंपल कर रहे होंगे। सो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम कुछ चीज देखेंगे। सो देखो, देर आर थ्री अर्न्स, यानी कि थ्री बैग्स मान लो आप, 1 2 एंड 3। एंड देखो, वन में जो है मेरे पास 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं। ऐसे ही बैग 2 में 4 ब्लैक हैं, 6 वाइट बॉल्स हैं। एंड बैग 3 में, अर्न 3 में 7 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 वाइट बॉल्स। तो मेरे से कह रहा है कि इफ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, यानी कि मैंने किसी भी अर्न से एक बॉल निकाल ली और जो आई वो ब्लैक आई। तो मेरे से कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न टू, यानी कि जो मेरी ब्लैक बॉल आई है वो अर्न टू से आई होगी। अब देखो, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि क्वेश्चन बेस्ड थ्योरम का है। हम इसी ना हमको बैक ट्रैक करवा रहा हूँ। देखो, हमसे कह रहा है कि देखो ब्लैक बॉल आ चुकी है, मेरे को बताओ कि वो अर्न टू से आई होगी। ठीक है, आपसे ये नहीं कह रहा कि मेरे पास अर्न टू आ चुका है, फिर बताओ ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है। मेरे से कह रहा है कि मेरे पे ब्लैक बॉल आ गई है, अब मेरे को ये नहीं पता मैंने कौन से वन से उठाई है। तो अब आप मेरे को बताओ कि वो वन टू से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसको जब भी ऐसे क्वेश्चन आया करे, बैक ट्रैक करवाया करे, तो आप इसको हमेशा बेस सॉल्व करा करो। सो देखो, मैं फॉर्मूला भी इसके थ्रू समझाऊंगा। अब देखो, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन तीन है ना, लाइक तीन बैग्स है, 1 2 एंड 3। तो जब भी देखो क्वेश्चन में आएगा ना बेस का, तो हमको क्या करना होता है, हमको क्या मंगवा रहा है, वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट ए हैज हैपेंड। तो इस क्वेश्चन में क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न टू गिवन दैट द बॉल इज ब्लैक। तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है, जब भी हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन ए बोल रहा होगा, तो मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ उल्टा कर दूंगा, ए गिवन ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ई आई अपॉन जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी मैं सबको ऐड कर दूंगा। फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे देखो आई की जगह 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, 3 आ गया। सो लाइक कुछ नहीं करना है हमसे, जो भी चीज पूछ रहा होगा हम उसका रिवर्स कर देंगे, और फिर जो एंड में आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल में सबका सम कर देंगे। तो देखो, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल फ्रॉम अर्न टू, लाइक अर्न टू से आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरी। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल फ्रॉम अर्न टू गिवन दैट द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। तो क्या हो गया, रिवर्स करा इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गिवन दैट अर्न टू इज ड्रॉन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न टू अपॉन, मैंने क्या बोला था, आई, बस यहाँ पे आई चेंज करेंगे, जितने भी होंगे सब। तो देखो यहाँ पे आई की वैल्यू मैक्सिमम 3 हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे तीन ही बॉक्स हैं। तो 1 2 या 3, आई की वैल्यू तीन तीन हो सकती है बस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू इंटू मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री। सो बस ये हम कर रहे होंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न टू गिवन ब्लैक इज ब्लैक गिवन अर्न टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न टू अपॉन दिस। सो देखो, अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि अर्न टू तो मेरे पास है, उसमें से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लाइक अर्न टू में कितनी बॉल्स, 10 बॉल्स हैं। अर्न टू में 10 बॉल्स हैं, उसमें ब्लैक आने की क्या है, 4/10। सिंपली 4/10 इंटू अर्न टू आने। अच्छा एक बात बताओ, जब मेरे तीनों अर्न्स में सेम नंबर ऑफ बॉल्स हैं, तो तीनों अर्न्स में किसी भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। लाइक अगर मेरे पे तीनों में 10 10 बॉल्स हैं, तो मैं तीन में से किसी को भी उठा सकता हूँ, लाइक तीन अर्न्स में से कोई भी उठा सकता है, तो इक्वल हो गया, यानी कि 1/3 प्रोबेबिलिटी किसी भी अर्न आने की। सो दैट इज 1/3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गिवन अर्न वन आ चुका है मेरा, तो क्या हो गया, अर्न वन में ब्लैक की इज 5/10 प्लस अर्न ब्लैक गिवन अर्न टू, ये तो अभी हमने ऊपर निकाला था, दैट इज 4/10 इंटू 1/3 प्लस ब्लैक गिवन अर्न थ्री। तो मेरा अर्न थ्री आ गया, उसमें ब्लैक यानी कि 7/10 इंटू 1/3। तो बस जो भी आंसर आ गया उसका निकाल लेना। इंपॉर्टेंट चीज इस फॉर्मूला याद करो। अगर आपसे बस देखो, आपको चीज आइडेंटिफाई करने के बेस का क्वेश्चन है, अगर हम आइडेंटिफाई कर लिए फिर तो उस फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है इसका, ये देखो सेम फॉर्मूला मैंने समझाया भी आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट ए हैज हैपेंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन समेशन जो भी यहाँ पे आई की वैल्यू होगी, दैट इज 1 to k। तो दैट विल बी माई। सो जब भी बेस का क्वेश्चन आया करे, तो वह सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना है, देन फॉर्मूला हमको लगाना है। फॉर्मूला इज सिंपली जो भी हमसे पूछ रहा है उसका रिवर्स कर दो, मल्टीप्लाई बाय दिस अपॉन सबका समेशन। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अब आप सोचना खुद से, क्वेश्चन बेस का हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है मैंने कहीं से मिक्स कर दिया क्वेश्चन। सो पढ़ते हैं। थ्री फैक्ट्रीज P Q एंड R, एंड P जो है वो 2000 लैपटॉप्स बनाता है एक वीक में।
क्यू जो है वो 3000 लैपटॉप्स में आता है एक वीक में, एंड आर जो है मेरा 5000 लैपटॉप्स में आता है एक वीक में। पी जो है वो 1% डिफेक्टिव पीस बनाता है, क्यू जो है 0.5% डिफेक्टिव पीस बनाता है, एंड आर जो है वो 1% डिफेक्टिव पीस बनाता है। तो एक लैपटॉप को मैंने रैंडमली चेक करा और मेरे को दिखा कि भाई वो लैपटॉप जो था वो डिफेक्टिव पीस था। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि मेरे को ये तो पता है कि वो लैपटॉप डिफेक्टिव है, अब उसको क्यों नहीं प्रोड्यूस करा होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सेम चीज यहाँ बैक ट्रैक करा रहे हैं, हमको पता है कि वो पीस डिफेक्टिव है बट वो क्यों से है, दैट इज अ बैक ट्रैकिंग। सो इसलिए अब हम फिर से बेस थ्योरम लगा रहे होंगे, तो हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, यानी कि जो है फैक्टर क्यू प्रोड्यूस कर रहा हो गिवन दैट पीस इज डिफेक्टिव। सो सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ उल्टा करके डिफेक्टिव गिवन क्यू इनटू पी ऑफ क्यू, यहाँ फिर से तीन मैक्सिमम वैल्यूज तक किएगी। सो पी डिफेक्टिव गिवन पी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्लस डिफेक्टिव गिवन क्यू इंटू पी ऑफ क्यू प्लस पी ऑफ डिफेक्टिव गिवन आर इंटू पी ऑफ आर। सिंपली आंसर निकालो उसका। तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि पी डिफेक्टिव गिवन क्यू, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या क्यू बना रहा है डिफेक्टिव हो, क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5%, यानी कि 0.05 इंटू क्यू आने की प्रोबेबिलिटी है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस है पिछले वाले क्वेश्चन से, यहाँ पे नंबर ऑफ लैपटॉप्स डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्यू के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3000 अपॉन इन सबका सम, दैट इज 10,000। सो 0.05 इंटू 3000 अपॉन 10,000 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डिफेक्टिव गिवन पी, तो क्या हो गई 0.01 इंटू क्यू आने की क्या 2000 बाई 10,000 प्लस 0.05, एक सेकेंड, यहाँ पे ना पॉइंट, हाँ यहाँ 0.05 करेक्शन है, 0.05 है। तो 0.05 इंटू 005 इंटू 3000 बाई 10,000 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन आर, यानी कि आर तो मैं उठा चुका हूँ, उसमें डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज माय 1%, यानी कि 0.01 इंटू आर आने की प्रोबेबिलिटी है 5000 अपॉन 10,000। सो वंस आंसर निकालना, दैट विल गिव माय 3/17, कैलकुलेशन चेक कर लेना। सो यहाँ पे मेरा प्रोबेबिलिटी का पार्ट ओवर होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे होंगे रैंडम प्रोसेस। उससे पहले मैं एक बार को पूरे प्रोबेबिलिटी गो थ्रू करा देता हूँ, जिससे कोई एक बच्चा जिसको अब समझ में नहीं आया कुछ चीज़ है तो उसके लिए सब चीज़ डिवाइस हो जाए। साथ साथ में ना फॉर्मूला शीट बना दीजिए, मेरे साथ ही फॉर्मूला शीट अपनी मेंटेन कर लो, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी में क्या है, बेसिक टर्म्स हैं, तो एक्सपेरिमेंट आउटकम इवेंट वाली सब काम की नहीं है इतनी, बस हाँ समझ लेना इवेंट इज थिंग दैट वी क्रिएट, है ना, और सैम्पल स्पेस इज एवरीथिंग। और हाँ, फर्स्ट थिंग इज ये नोट कर लो, जब भी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो ई इंटरसेक्शन एफ इज गोइंग टू बी जीरो। और बेसिक डेफिनेशन पी ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, ठीक है। फिर ये हाँ ये फॉर्मूला याद रख लो, एक ए इंटरसेक्शन बी वाला, ये फॉर्मूला जो है ये भी काम का है, इसको भी याद रख लो एक, ठीक है। उसके बाद तीन वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो। उसके बाद हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी बी गिवन ए, इस फॉर्मूले को याद रखना ही है। कैसे याद रखना है, पी जो भी बाद में आएगा उसका डिनोमिनेटर में टर्म होगी, और न्यूमरेटर में जो भी होगा सबका इंटरसेक्शन हो जाएगा। सो पी बी गिवन इज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए, एंड पी ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो प्रोडक्ट थ्योरम याद कर लो, ज्यादा काम की है नहीं वैसे। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ये कंडीशन याद रखो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। उसके बाद लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, सिंपली कुछ नहीं, सम सबका सम कर देते हैं कि करके, ठीक है। दैट इज ई वन इंटरसेक्शन ए प्लस ई टू इंटरसेक्शन ए, करते 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 जाएंगे। उसके बाद बेस थ्योरम, बेस थ्योरम पहले तो बैक ट्रैक आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद जो भी हमको ई आई गिवन ए निकालना होगा, रिवर्स कर देंगे ए गिवन ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, डिनोमिनेटर में सबका सम कर देंगे। लाइक अगर तीन अर्न्स हैं या तीन बैक्स हैं सबका, तीनों में बस आई की जगह 1 2 3 कर देंगे। सो दैट वाज द प्रोबेबिलिटी का पार्ट। अब हम स्टार्ट कर रहे होंगे रैंडम प्रोसेसेस, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रैंडम प्रोसेसेस। अब देखो हमने अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए हैं, तो रैंडम प्रोसेस होता है, टर्म्स से समझ में आ रहा है, रैंडम मतलब एनीथिंग व्हिच इज नॉट सर्टेन, एंड प्रोसेस इज समथिंग कॉल्ड एन इवेंट। तो रैंडम प्रोसेस में पहली चीज हमको सीखनी है, दैट इज अ रैंडम वेरिएबल। सो व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल, तो देखो, a random variable capital X is a function that assigns a real number to each outcome of the sample space.
ठीक है। तो जैसे मान लो मेरा कुछ भी इवेंट हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग 3 कॉइन्स, ठीक है, टुगेदर। सो क्या क्या उसमें सैम्पल स्पेस है उसका, हेड 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 टेल 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 हेड हेड टेल, ऐसे करते करते 7-8 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं सैम्पल स्पेस में। तो मैं आपको एक अगर इवेंट डिफाइन करूं, दैट इज नंबर ऑफ, अगर मैं आपको एक रैंडम वेरिएबल दूं एक इवेंट के अंदर, लाइक व्हाट इज द नंबर ऑफ हिट्स, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ हेड्स आ सकते हैं जब मैं 3 कॉइन को टॉस करूंगा, तो बताओ क्या हो सकता है। 0 हेड्स कब, जब टेल 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 हो। 1 हेड कब, जब हेड टेल टेल हो, या फिर टेल हेड टेल हो, या फिर टेल टेल हेड हो। 2 हेड्स जब क्या हो, हेड हेड टेल हो, या हेड टेल हेड हो, या फिर टेल हेड हेड हो। और 3 हेड्स मैक्सिमम जब हेड 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 तीनों हो। सो माई रैंडम वेरिएबल एक्स, लाइक एक्स, यहाँ पे आप एक्स को इवेंट से रिलेट करो वहां का प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। सो माई कैपिटल एक्स इज व्हाट, द नंबर ऑफ हिट्स। एंड इसके अंदर क्या 0 1 2 3 वैल्यू हो सकती हैं, दैट इज माई वैल्यूज ऑफ कैपिटल एक्स। सो देखो, a random variable is denoted by capital X and the possible values, set of values of random variable x by क्या small x। स्मॉल एक्स इज व्हाट, वैल्यूज। तो हमारे केस में कैपिटल एक्स क्या हो गया, नंबर ऑफ एट्स। स्मॉल एक्स क्या हो गया, 0 1 2 3। सिंपल है। सो ठीक है, रैंडम वेरिएबल इज व्हाट, दैट इज एन इवेंट कैपिटल एक्स, एंड स्मॉल एक्स इज व्हाट, द नंबर ऑफ एट्स हमारे केस में, एनी वैल्यू एनी। ठीक है। अगर हम कोई सी भी एक करेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे हो किसी भी प्रोसेस की, तो मैं उस रैंडम वेरिएबल को बोलूंगा 1D रैंडम वेरिएबल। अगर मैं एक से ज्यादा कंसिडर करूंगा, तो दैट इज माई 2D, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं केवल नंबर ऑफ हेड्स ही स्टडी कर रहा हूँ, जब मैं 3 कॉइन को टॉस करूंगा, तो अगर मैं केवल नंबर ऑफ हेड्स ही कंसीडर कर रहा हूँ, दैट इज अ 1D रैंडम वेरिएबल। अगर मैं उसके साथ साथ ये भी कहूँ कि भाई अब मेरे को नंबर ऑफ हेड्स तो बताओ बताओ, साथ में नंबर ऑफ टेल्स भी बताओ। सो मैं 2 पैरामीटर स्टडी कर रहा हूँ साथ में, नंबर ऑफ हेड्स भी नंबर ऑफ टेल्स भी। सो दैट इज माई 2D रैंडम वेरिएबल। और हम उसको भी पढ़ते हैं, बट पहले अभी हम 1D रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे, इसी वीडियो में आगे जाकर के 2D भी आएगा। सो देखो, एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज एस, यानी कि एस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि एस कोई मेरा रैंडम वेरिएबल, रैंडम इवेंट है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंसिस्ट करता है। तो एक एक्स एक रैंडम वेरिएबल, एक्स कैपिटल एक्स इज व्हाट, रैंडम वेरिएबल हमेशा ना कैपिटल लेटर से जो होता है, दैट इज माई रैंडम वेरिएबल। एंड जो भी स्मॉल अल्फाबेट है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, दैट इज माई वैल्यूज ऑफ दैट। सो स्मॉल एक्स डिनोट्स वेट एंड स्मॉल वाई डिनोट्स हाइट। अगर मैं एक्स और वाई दोनों पैरामीटर स्टडी करूंगा, so दैट इज माय 2D रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई। ठीक है। सो दैट वाज माय स्टडी फॉर रैंडम वेरिएबल, दैट इज कैपिटल एक्स, एंड इसके अंदर जो भी वैल्यू आती है, दैट इज नॉट बाय स्मॉल एक्स, बस इतना याद रखो आप, ठीक है। अब देखो, रैंडम वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज डिस्क्रीट रैंडम, सेकंड टाइप इज कंटिन्यूअस रैंडम। तो देखो, डिस्क्रीट का मतलब आपको मैथ्स में पता होगा, आपने एक सब्जेक्ट सुना होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, दैट मतलब क्या, यानी कि बिखरी हुई, लाइक वी हैव सर्टेन रेंज, मतलब वी हैव सर्टेन एलिमेंट्स, अब उसमें से पिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि नंबर ऑफ हेड्स बताओ जब मेरे 10 कॉइन्स टॉस होंगे, सो नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर 10 मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड्स। लेकिन अब मैं आता हूँ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस सीधे मतलब लाइन फ्लो बन रहा है उसका। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मींस अ रैंडम वेरिएबल एक्स which can take any value in the interval of real numbers। लाइक अगर मैं आपसे बोलूं कि एक रैंडम वेरिएबल है कैपिटल एक्स दैट डिनोट्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, सो कैन आई काउंट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, नो इट्स नॉट पॉसिबल। सो दैट इज माई कंटिन्यूअस, लाइक आई कांट काउंट इट, बट हाँ मेरे को पता है कि यार ये इतने रेंज से इतने रेंज के बीच में ही होगा। बट ये मेरे को सर्टेनली पता होता है, लाइक मेरा 0 होगा 1 होगा 2 होगा, मेरे को वैल्यूज पता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये रियल नंबर में कोई सी वैल्यू सकता है, लाइक एनी वैल्यू अमंग रियल नंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम एनीथिंग, ठीक है। तो हाँ, तो डिस्क्रीट में क्या होता है, हमको पता होता है कि यार ये इसी में से कोई वैल्यू लेगा, मतलब एकदम फिक्स नंबर, लाइक 0 1 या 2 ही होगा। बट कंटिन्यूस में नो, वी कांट से एनी नंबर, इट कैन बी इरेशनल, रैशनल, होल, एनी नंबर। So yes, so that was my separation of discrete random variable and continuous random variable। ये चीज याद रखना, हम दोनों पे ही काम कर रहे होंगे, पहले डिस्क्रीट पे करेंगे सेम काम, फिर वही काम कंटिन्यूस पे करना होगा।
सो पूरी रैंडम प्रोसेस कुछ नहीं है, सिंपल दो ही स्टडी होती है। एक होता है 1D रैंडम वेरिएबल, एक होता है 2D रैंडम वेरिएबल, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक होता है कंटिन्यूअस। अब आप इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट मतलब वी कैन, मतलब हमको पता है कि ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही लेगा। सो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टर्म्स में मत जाना, जितनी चीज मैं बता रहा हूँ दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो देखो, फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म पीएमएफ बोल सकते हैं इसको, लेट अ रैंडम वेरिएबल एक्स। अब देखो एक्स क्या था मेरा, एक्स कैपिटल एक्स वाज व्हाट, related to event, and small x was values. So let a random variable capital X takes the values x1 x2 up to so until xn, and then the probability mass function यानी कि PMF of x is denoted by this। और देखो, capital X is what my random variable and these are the values of discrete random variable जो ले सकता है x1 x2 x3 up to so until xn। and अब देखो, P at x equal to xi, यानी कि इस x1 के corresponding probability is P1, इस x2 के corresponding is P2, इस x3 के corresponding probability is P3। तो that is only the probability mass function। like हम एक रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग स्मॉल एक्स वन एक्स टू अप टू until xn वैल्यूज होंगी, एंड उन स्मॉल एक्स वन के करस्पॉन्डिंग कुछ प्रोबेबिलिटी हो, कुछ हम नोट डाउन कर लेंगे। सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैंने एक हेड या फिर दो दो कॉइन्स टॉस करे, तो मेरे को जो मेरा रैंडम वेरिएबल एक्स है मैं उसको मान लेता हूँ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अगर मैं दो कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो मैक्सिमम हिट कितना आ सकता है, जीरो आ सकता है, वन आ सकता है, या टू आ सकता है। जीरो आने का मतलब क्या है, टेल टेल, और यानी कि एक्स वन की वैल्यू जीरो, एक्स वन की वैल्यू जीरो मतलब टेल टेल, प्रोबेबिलिटी होगी वन बाय व्हाट, टोटल जितने भी केस होंगे वन अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, यानी कि वन बाय फोर। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, लाइक जीरो तो हो गया, अब एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज माई हेड टेल और टेल हेड, दैट इज टू बाई फोर, है ना। फिर एक्स थ्री इज वॉट, टू हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, हेड हेड दैट इज वन बाई फोर। सो वही है, आप एक रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स लो, उसके करस्पॉन्डिंग स्मॉल एक्स वन एक्स टू एक्स टू एक्स एन वैल्यूज आएंगी, एंड उनके करस्पॉन्डिंग जब हम प्रोबेबिलिटी टेबल में दिखा देते हैं, सो दैट इज ओनली माई प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्यों नाम है इसका, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं हम P1 P2 प्रोबेबिलिटी है, मास मतलब x1 के अकॉर्डिंग, मतलब देख जो भी x है उसके मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ना कुछ प्रोबेबिलिटीज होती है, like, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी एट कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स है। अगर मैं किसी भी रैंडम वेरिएबल की किसी भी वैल्यू पर किसी पॉइंट पे भी वैल्यू ले लूंगा, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन होती है कि वो हमेशा जीरो से वन के बीच में लाई कर रही होती है। सो प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंडीशन तो यही है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेकंड केस, सेकंड कंडीशन क्या, ये हमसे कह रहा है भाई कि देखो जो भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, हमने रैंडम वैल्यू की सारी वेरिएबल की सारी वैल्यू ले रखी x1 xn तक, सबका सम ना वन आएगा, यानी कि p1 प्लस p2 प्लस p3 अप टू सो until pn विल बी माय वन। क्यों, ऐसा क्यों, अगर मैंने आपसे बोला कि मैंने दो हेड टॉस, दो कॉइन टॉस करे, उसमें नंबर ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पहले जीरो हेड आने की क्या है, जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी इज वन बाई फोर, टू हेड आने की क्या है, टू बाई फोर, थ्री हेड आने की, टू हेड आने की क्या है, वन बाई फोर। तो अगर मैं सम करूंगा वन बाई फोर प्लस टू बाई फोर प्लस वन बाई फोर, तो क्या हो गया, फोर बाई फोर, दैट इज वन। सो दैट विल ऑलवेज बी माई वन। अगर आपको कोई भी पीएमएफ गिवन हो, तो सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कर दो, वो हमेशा वन ही आ रहा होगा। बेसिक लॉजिक यही है, क्योंकि हम सारी वैल्यूज कंसीडर कर लेते हैं, उससे करस्पॉन्डिंग सारी प्रोबेबिलिटी आ जाती है, इसलिए हम जब भी सम कर रहे होते हैं सबकी वैल्यू वन आती है। समेशन ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू वन। अब देखो, अब ये तो हमने पढ़ा पीएमएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब हम आते हैं अगली चीज पे, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो भी बोल दो। मैं इसको बोलूंगा पीडीएफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या पीडी बोल दो, कुछ ही बोल दो। डिस्क्रीट केस में इसका नाम होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो अब आते हैं हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, यहाँ पे मैंने हर रैंडम वेरिएबल की हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली है। x1 के करस्पॉन्डिंग p1 प्रोबेबिलिटी है ना, x1 के करस्पॉन्डिंग जो है मेरी p1 प्रोबेबिलिटी है। ऐसे ही x2 के करस्पॉन्डिंग क्या है, p2 वैल्यू है।
ठीक है। तो देखो जो भी पेयर होगा एक्स आई कॉमा पी आई का, दैट इज माई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं भाई कि जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, दैट वाज माय जीरो आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, जीरो आने की प्रोबेबिलिटी थी 1/4, है ना। वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 2/4, ठीक है। ऐसे ही टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/4। तो दैट पेयर्स आर कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा क्यों, हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, हम यही चीज चेक कर रहे हैं ना, लाइक हम कौन से मैनर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी को। सो दैट इज माय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो कंफ्यूज मत होना टर्म्स में, टर्म्स आर वेरी वेरी सिंपल, टर्म्स में कुछ नहीं है, सिंपल देखो हाँ, टर्म्स आर वेरी सिंपल। पीएमएफ यानी कि टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, पी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली वही है, बस हमने पेयर्स बना ली, x1 कॉमा p1 x2 कॉमा p2 के पेयर्स बना ली। अच्छा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या फिर इसको मैं अगर पीडीएफ बोलूंगा तो वो चीज भी गलत नहीं हो रही होगी, पीडीएफ, दिस इज पीडीएफ। एंड इसको मैं डिनोट कैसे करता हूँ, डिनोट करता हूँ मैं स्मॉल एफ सबस्क्रिप्ट एक्स एंड ब्रैकेट में क्या आ गया मेरा, एक्स। दैट इज माई डिनोशन, हाउ कैन आई डिनोट अ पीडीएफ। तो इस चीज को याद रखना है, आगे जाके और भी डिनोशन आएंगे, बट हमें यही याद रखना है कि पीडीएफ को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, स्मॉल एफ सबस्क्रिप्ट एक्स एंड ब्रैकेट में एक्स। जब भी स्मॉल एफ देखे मतलब पीडीएफ, भाई पीडीएफ है, ठीक है। पीडीएफ व्हाट, एट एनी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एट x1 पॉइंट पे ये प्रोबेबिलिटी, x2 पॉइंट पे ये प्रोबेबिलिटी, x3 पे ये प्रोबेबिलिटी। सो पीडीएफ नोट्स अ पॉइंट प्रोबेबिलिटी, लाइक एट एनी रैंडम वेरिएबल x और x1 पे क्या वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी, दैट इज माय पीडीएफ। अब देखो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा टेंशन मत लो, मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है। सो लेट x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड्स व्हेन थ्री फेयर कॉइन्स आर टॉस, सेम एग्जांपल जो मैंने दिया था आपको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स। अब देखो यहाँ पर मेरे को क्या गिवन है, मेरे को रैंडम वेरिएबल गिवन है नंबर ऑफ हेड्स। अब मेरे को इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है, इनकी पीडीएफ बताना है कि भाई हर पॉइंट पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी मेरी। तो पहले ये चीज सॉल्व करते हैं। देखो my sample space will be what, head 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 tail head tail 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 head tail head 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 tail head tail 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 head tail। सो टोटल में कितने हो गए, 8 आउटकम्स हो गए पॉसिबल, ठीक है। अब देखो अब मेरे को रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स क्या गिवन है, नंबर ऑफ हेड्स। हमेशा चीजें डिफरेंशिएट कर लिया करो, कैपिटल एक्स क्या है, स्मॉल एक्स क्या हो सकता है, ये सब चीजें ना। तो कैपिटल एक्स इज व्हाट, अ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल मतलब एक जो इवेंट है, मेरा इवेंट क्या है, मेरा नंबर ऑफ हेड्स। तो कैपिटल एक्स इज माय नंबर ऑफ हेड्स एंड कैपिटल एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है ये बताओ मेरे को। दैट कैन टेक जीरो, क्यों, नंबर ऑफ हेड जीरो हो सकते हैं, नंबर ऑफ हेड वन भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ हेड टू हो सकते हैं, नंबर ऑफ हेड थ्री हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ना ये स्मॉल एक्स होगा, ये हाँ मतलब स्मॉल एक्स की वैल्यू जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है। जब हम तीन हेड टॉस करेंगे, तो तीन कॉइन टॉस करेंगे तब। अब देखो ये क्या हो गया, दैट इज माई पी एम एफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। कैपिटल एक्स इज व्हाट, रैंडम वेरिएबल। दीज आर स्मॉल एक्स, यानी कि जो भी वैल्यू ले सकता है वो ये है सब, ठीक है। एंड दीज आर माई प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू दीज थिंग्स, ठीक है। तो जीरो के करस्पॉन्डिंग ये हो गई, है ना, फिर वन के करस्पॉन्डिंग ये हो गई, टू के करस्पॉन्डिंग ये हो गई, थ्री के करस्पॉन्डिंग ये हो गई। सो बस यानी कि जीरो डाउन की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/8, टेल टेल टेल। वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो वन हेड आने की क्या है, एक केस तो ये हो गया, एक केस ये हो गया, है ना, एक केस ये हो गया। सो मेरे अकॉर्डिंग 3/8 आएगी, ठीक है, 3/8 ही है। टू हेड आने की क्या है, टू हेड आ सकते हैं भाई, तो एक तो हो गया HHT, कलर चेंज कर देता हूँ उसका मैं, वन सेकेंड, कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ठीक है। टू हेड आने की क्या है, एक तो ये हो गया, ठीक है, एक हो गया मेरा, ये हो गया, और एक मेरा ये हो गया, फिर से 3/8। फिर थ्री हेड आने की क्या है, मतलब तीन हेड यानी 1/8, ठीक है। तो सबका सम करके देखना अब जरा क्या आ रहा है, मैं एक सेकंड रिफ्रेश कर देता हूँ इसे, सबको क्लियरली विजिबल हो, फिर एक सेकंड। हाँ, सबका सम करना, क्या सम आ रहा है सबका, मैं करता हूँ सम, चलो ठीक है। 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, दैट इज व्हाट, 3 + 3 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8, 8/8 दैट इज 1। कंडीशन फुलफिल हो गई,
summation of every px in a probability mass function is always 1। आगे कंडीशन, आगे समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर, बढ़िया। अब देखो बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट सेज दैट फाइंड दी पी यानी कि प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 to 3। कैपिटल एक्स इज व्हाट, रैंडम वेरिएबल, एंड कैपिटल एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0 1 2 3, और 0 1 2 3 क्या है, स्मॉल एक्स। तो अब मेरे से कह रहा है कि कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 से 3 के बीच में हो, एंड हाँ एंड चीजें जो है ये इंक्लूडेड नहीं है, लाइक 0 और 3 एक्सक्लूडेड है। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 1 और 2। तो एक्स की वैल्यू 1 और 2 पॉसिबल है केवल, यानी कि स्मॉल एक्स 1 हो सकता है, स्मॉल एक्स 2 हो सकता है। तो स्मॉल एक्स 1 स्मॉल एक्स 2 के करस्पॉन्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/8, 3/8, तो बस ऐड कर दो 6/8, इजी इजी। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, सी पार्ट इसका, प्रोबेबिलिटी व्हेन कैपिटल एक्स इज ग्रेटर देन 1, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकता है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो सिंपली 3/8 + 1/8 यानी कि 4/8 यानी कि 1/2। अब फोर्थ पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज लेस देन 2, क्या हो सकती है, 0 और 1, 0 1 मतलब 1/8 + 3/8 दैट इज 4/8, 1/2, सिंपल। ठीक है, चीजें बहुत सिंपल हैं, आपको बस टर्म्स याद रखनी है, टर्म्स क्या है। ठीक है। और हाँ, क्वेश्चन से आपको पता चल रहा होगा कि अभी हम डिस्क्रीट पढ़ लें, तो डिस्क्रीट का क्वेश्चन है वैसे तो ये, बट हाँ चूंकि हम इसमें स्मॉल एक्स की वैल्यू देख सकते हैं, इन्हीं में से कोई एक होगी, तो दैट इज माई डिस्क्रीट। एंड सिंपली कैपिटल एक्स इज व्हाट, कैपिटल एक्स इज रैंडम वेरिएबल, एंड कैपिटल एक्स कुछ स्मॉल एक्स वैल्यू ले सकता है। स्मॉल एक्स की वैल्यू इस केस में 0 1 2 3 थी, एंड बस हमने पी एम एफ बनाया। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक अच्छा ये था पी एम एफ। पीडीएफ क्या था, लाइक एट एनी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो x इक्वल टू 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/8, 1 पे क्या है, 3/8, 2 पे क्या है, 3/8, 3 पे क्या है, 1/8। सो पीडीएफ डिनोट्स माय पॉइंट प्रोबेबिलिटी, लाइक एट एनी पॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, इजी बिजी, डन। अब आते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब हम पढ़ते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, लाइक क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आप में से किसी को क्यूमुलेटिव का मतलब पता है? अब मैं दिखाता हूँ क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है। क्यूमुलेटिव मीनिंग क्या लिखा है, इंक्रीजिंग और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिग्री और फोर्स बाय सक्सेसिव एडिशन। लाइक देखो हमेशा एडिशन होगा और हमेशा इंक्रीजिंग होगी। अपना दिमाग लगाओ, ऐसे कैसे हो सकता है, लाइक एक क्वांटिटी हमेशा इंक्रीजिंग कब हो सकती है, जब हम सारी बैक वाली टर्म्स उसमें ऐड करते जाएं। लाइक अगर मैं 2 स्टेप आगे बढ़ूंगा तो मैं पिछले के 2 स्टेप ऐड कर दूंगा, 3 स्टेप आगे बढ़ूंगा पिछले के 5 स्टेप इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है। सो CDF यानी कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज व्हाट, CDF। CDF our discrete random variable is what, CDF is denoted by capital F of x। पहले तो ये चीज याद रखो भाई। अभी जो मैंने PDF पढ़ के आ रहा हूँ, PDF, दैट वाज व्हाट, स्मॉल f सबस्क्रिप्ट x, ऐसे था ना। यहाँ पे पीडीएफ क्या होगा, यहाँ पे सीडीएफ क्या होगा, सीडीएफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज व्हाट, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, हमेशा याद रखना। सीडीएफ क्या होता है, पीडीएफ क्या होता है, दो ही टर्म मिलेंगे क्वेश्चन आपको, पीडीएफ क्या सीडीएफ। ठीक है। सो पीडीएफ इज व्हाट, स्मॉल एफ, एंड कैपिटल एफ इज व्हाट, सीडीएफ। सो देखो, अब मैं बताता हूँ कि सीडीएफ का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ बना करके। ठीक है। मैंने कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ, 1 2 3, x = 0। सेम केस लेके चलो, मैं अभी जो था वो नंबर ऑफ कॉइन्स वाला। तो मैंने क्या देखा था ना, जब x = 1 था तो क्या वैल्यू आ रही थी वहां पर, 1/8, यहाँ पे 3/8, 3/8, 1/8। ठीक है। तो x = 1 पे, जो x = 0 पे हमारी वैल्यू थी 1/8। ठीक है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू है मेरी 1/8, 1/8 मान लेते हैं, 1/8। x = 1 पे कितनी है, 3/8। x = 2 पे कितनी है, 3/8। और x = 3 पे कितनी है, 1/8। ठीक है। सो अभी जो मैंने ग्राफ बना रखा है दैट इज माई पीडीएफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यों? क्योंकि हम पॉइंट वाइज प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, लाइक 0 पॉइंट पे क्या प्रोबेबिलिटी है, ये है। 1 पे क्या है, ये है। 2 पे क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है। 3 पे क्या है, ये। क्यूमुलेटिव का मतलब है कि भाई देखो, अगर मैं 0 पर हूँ तो 0 का मतलब 1/8 ही होगा, सिंपल। लेकिन अगर मैं x = 1 पे वैल्यू चेक कर रहा हूँ, तो जहां से मेरा स्टार्ट हुआ है वैल्यू, x = 0 स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की सारी वैल्यू सम ऐड हो जानी चाहिए। तो अगर मैं x = 1 पे आपसे CDF पूछूं तो क्या होगा, 1/8
प्लस 3/8 विच इज व्हाट 4/8 यानी कि हाफ। लेकिन x इक्वल टू 1 पे अगर मैं पीडीएफ पूछता तो वो क्या होता 3/8। बट अब मैं सीडीएफ पूछ रहा हूँ दैट इज व्हाट 4/8 यानी कि हाफ। अच्छा अब चलता हूँ x इक्वल टू 2 पे। x इक्वल टू 2 पे भाई मेरा पीडीएफ क्या है, पीडीएफ इज व्हाट 3/8। लेकिन सीडीएफ क्या होगा, सीडीएफ विल बी व्हाट, यहाँ पे 4/8 हो गया तो सीडीएफ मतलब यानी कि 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 कितना हो गया 7/8। यानी कि एट x इक्वल टू 2 मेरा सीडीएफ बन गया 7/8 और पीडीएफ था मेरा 3/8। ठीक है, तो देख रहे हो सीडीएफ हमेशा इंक्रीज हो रहा है, हमेशा पीछे वाली सारी वैल्यू इंक्लूड करके चल रहा है। अच्छा अब मैं आता हूँ लास्ट पॉइंट यानी कि एक्स इक्वल टू 3 पर। एक्स इक्वल टू 3 चेक करो, यहाँ पे पीडीएफ क्या है, यहाँ पे पीडीएफ है मेरा यहाँ मेरा पीडीएफ है 1/8 और सीडीएफ कितना है, पेन का कलर चेंज कर देता हूँ मैं, क्लम्सी क्लम्सी सा बना है। हाँ हाँ, एक्स इक्वल टू 3 पे बताना जरा मेरा वो कलर वो क्या था, पीडीएफ, यहाँ पीडीएफ है मेरा वॉट 1/8। सीडीएफ यहाँ पे कितना होगा बताओ, पहले था 7/8 प्लस 1/8 दैट विल बी 8/8 विच इज 1। क्या चीज दिखती है, जब भी हम किसी ग्राफ के लास्ट पॉइंट पे पहुंच रहे होंगे तब वो सब चीज ऐड कर देगा, एंड सब चीज ऐड करने का मतलब है प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी मेरी। आया समझ में वो कंसेप्ट क्लियर। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मीन्स चीजें ऐड करता जाएगा। तो अगर मैं लास्ट पॉइंट पे पहुंचूंगा तो वो ऑब्वियसली खुद को इंक्लूड करेगा और पीछे की सारी चीजों को इंक्लूड करता हुआ चलेगा। दैट इज माई सीडीएफ एंड सीडीएफ की लास्ट पॉइंट वैल्यू 1 हो जाएगी। आगे समझ में। अब हम थोड़ा डेफिनेशन वाइज चलते हैं, मैंने अभी आपको तो फील करा है इसका कि व्हाट इज सीडीएफ एंड व्हाट इज पीडीएफ। हमेशा याद रखना कि जो भी मेरा सीडीएफ होगा, सीडीएफ सीडीएफ उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ ऑफ एक्स से। एंड जो भी मेरा पीडीएफ होगा उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल एफ सबस्क्रिप्ट एक्स ऐसी समथिंग, स्मॉल एफ तो दिखाऊंगा मैं, ठीक है। और सीडीएफ के लिए कैपिटल एफ। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं सीडीएफ यानी कि क्यूमुलेटिव वाले की प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, पहली बात तो, अच्छा पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। सीडीएफ ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये तो मैंने पढ़ लिया। उसके बाद एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स मीन्स दैट एफ ऑफ स्मॉल एक्स मीन्स दैट, स्मॉल एक्स तो वैल्यू होगी, आपसे मैं बोलूं एक्स इक्वल टू 1 पे सीडीएफ बताओ, एक्स इक्वल टू 0 प्लस एक्स इक्वल टू 1 में जो प्रॉपर्टी होगी भाई, तो क्या आपसे बोलूं कैपिटल एफ ऑफ एक्स यानी कि स्मॉल एक्स पॉइंट पर मेरा सीडीएफ की वैल्यू बताओ, तो स्मॉल एक्स तक जो भी वैल्यूज होंगी मेरी सब ऐड हो जाएंगी। तो वही प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, यानी कि स्मॉल एक्स तक सारी वैल्यू कंसीडर कर लो, प्रोबेबिलिटी सारी यानी सबका सम बोलो प्रोबेबिलिटीज का, दैट विल बी माय सीडीएफ। सो वही है, चीजें सम होती जाएंगी, यहाँ से यहाँ बढ़ती जाएंगी, लास्ट वैल्यू पे हमेशा 1 ही होगी, 1 से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकती वो चीज। ठीक है, सो एट एनी पॉइंट एक्स व्हाट इज सीडीएफ, द समेशन ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स, इक्वल टू भी इक्वालिटी भी है यहाँ पे, ठीक है, उस पॉइंट को भी इंक्लूड करना है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे होंगे सीडीएफ की, क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहली बात तो एफ एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करते हुए, क्यों, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, क्यूमुलेटिव व्हाट प्रोबेबिलिटी। तो एट लास्ट पॉइंट मेरी मैक्सिमम वैल्यू 1 थी एंड स्टार्टिंग में सीडीएफ 0 था मेरा, ठीक है। सो वही एफ एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 तक हो सकती है। एफ ऑफ माइनस इनफाइनाइट, खुद सोचो, माइनस इनफाइनाइट इज व्हाट, मेरा सबसे पहला वाला पॉइंट। अगर मेरे को रेंज गिवन नहीं है, अगर मेरे को 0 से गिवन नहीं है तो मैं कहाँ से कंसीडर करूंगा माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट इज माय फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट वैल्यू क्या होगी उसकी 0, एंड लास्ट पॉइंट जो प्लस इनफाइनाइट क्या वैल्यू होगी 1। तो इट वैरीज फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, अब देखो 0 टू 1 दो प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई, होनी चाहिए क्लियर। अब तीसरी चौथी बात है, ठीक है, इफ x1 इज लेस देन x2। अच्छा ग्राफ में अगर मेरा x1 पॉइंट पहले आ रहा है, x2 बाद में आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे CDF होगा वो इससे तो ऑब्वियसली कम ही होगा, क्योंकि इस पॉइंट तक पहुंचने में वो ये सारी प्रोबेबिलिटीज में इंक्लूड कर रहा होगा। सिंपल है, इफ x1 इज लेस देन x2 देन ऑब्वियसली f ऑफ कैपिटल F है, देखो यहाँ पे, यानी कि CDF ऑफ x1 इज लेस देन CDF ऑफ x2। बट यही चीज हम PDF में कमेंट नहीं कर पा रहे थे, क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं था कि एट एनी पॉइंट प्रोबेबिलिटी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है पीएमएफ, पीएमएफ गिवन है हमको, कलर चेंज कर लेते हैं, हमको पीएमएफ गिवन है, पीएमएफ मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन है।
और रैंडम वेरिएबल एक्स मान लेते हैं। रैंडम वेरिएबल एक्स इज एज फॉलोअर्स, एंड एक्स की वैल्यूज ये देखो, कैपिटल एक्स इज व्हाट, रैंडम वेरिएबल, एंड ये सब क्या है, स्मॉल एक्स, 1 से लेकर के 6 है स्मॉल एक्स, यानी कि वैल्यूज ऑफ एक्स। और ये क्या है, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये पीएम है, पीएम याद रखना है, पीएम यानी कि एट, यानी कि ये पीडीएफ भी है, यानी कि एट एनी पॉइंट वाली प्रोबेबिलिटी है। तो मैं आपसे बोलूं फाइंड के, यानी कि ये जो के है, थोड़ा सा इसे मैं रिडू कर देता हूँ, एक सेकंड। हाँ हो गया। तो देखो अब मेरे से कह रहा है फाइंड के, ये देखो सब के वैल्यूज नहीं है। अब मेरे से कह रहा है फाइंड के, फाइंड के, ठीक है। अब देखो मैं अपना क्यूमुलेटिव वाला लॉजिक लगाऊंगा। ये तो मेरे को पीडीएफ गिवन है, लाइक एक्स इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू है, 2 पे ये वैल्यू है, 3 पे ये वैल्यू है, 4 पे ये वैल्यू है, 5 पे ये वैल्यू, 6 पे ये वैल्यू है। सीडीएफ का लॉजिक क्या था कि सबको सम करते जाओ। लाइक एक्स इक्वल टू 1 पे तो सीडीएफ यही के ही होगा, एक्स इक्वल टू 2 पे सीडीएफ होगा के प्लस उस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी, यानी 2k/3। एक्स इक्वल टू 3 पे सीडीएफ क्या होगा मेरा, के प्लस 2k/3 प्लस 3k। ऐसे करते करते सीडीएफ क्या होगा, 1। तो वही देखो, इन सब का सम मैंने 1 कर दिया, क्यों, मैंने x इक्वल टू 6 पे CDF निकाला, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। तो यहाँ से k आ गया मेरा 1/10, ठीक है, वेरी सिंपल। अब मेरे से कह रहा है अभी पार्ट में फाइंड कैपिटल एफ ऑफ 4। कैपिटल एफ क्या डिनोट करता है, CDF, याद है CDF। सो कैपिटल एफ ऑफ 4 यानी कि x इक्वल टू 4 तक सबका CDF निकालो। CDF मतलब क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव सबको सम करते जाओ, यानी कि k प्लस 2k/3 प्लस 3k प्लस 1/3। तो बस सबका सम करना है आपका, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, के की वैल्यू पुट कर देना, के की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, आ जाएगा। ऐसे ही सी पार्ट देख लो, एफ ऑफ 6 निकल जाएगा। अच्छा एफ ऑफ 6 निकालने के बाद तो 1 ही आएगा, क्यों, लास्ट पॉइंट पे CDF इज ऑलवेज 1, तो निकालने की जरूरत भी नहीं, सीधा 1 है। डी पॉइंट क्या आ रहा है, कैपिटल P एट x इक्वल टू 3, यानी कि प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ पे 3 की होगी प्रोबेबिलिटी। सो 3 इंटू 1/10 दैट इज 0.3। सो बस सिंपल, इजी पीजी। आपको बस याद रखना है व्हाट इज पीडीएफ, व्हाट इज सीडीएफ, प्रॉपर्टी सीडीएफ क्या है, लास्ट पॉइंट बात करते हैं 1 हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट पे 0 सीडीएफ। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, अब देखो ये था हमारा। अच्छा पहले एक चीज हम कवर कर लेते हैं, पहले हम ये चीज कवर करेंगे, ठीक है। अभी हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ही पढ़ रहे हैं, अभी हम कंटिन्यूस से पहुंचे नहीं है ना, डिस्क्रीट ही पढ़ रहे हैं हम। तो उसके लिए हम निकालते हैं मीन और वेरिएंस, दो चीजें बहुत काम आएंगी आगे जाकर के, मीन और वेरिएंस पे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर थ्योरी या मीन और वेरिएंस समझ में ना आए तो फॉर्मूला रट लो। क्या होता है देखो, मीन इज व्हाट, मीन को मैं डिनोट करता हूँ, पहली बात तो एक मीन को देखो, अगर मेरा x इज माय डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कैपिटल x इज रैंडम वेरिएबल, एंड वो स्मॉल x वाली वैल्यू सब लेगा, तो मैं मीन को, मीन ऑफ x इज डिनोटेड बाय म्यू ऑफ x और e ऑफ x। इसका मतलब क्या है, म्यू ऑफ एक्स मतलब मीन ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स का मतलब ये मीन ऑफ एक्स होता है, बट मैं इसको कैसे प्रोनाउंस करता हूँ, दैट इज प्रोनाउंस्ड एज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। सो कैपिटल ई ब्रैकेट में एक्स शोज माय एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। आगे समझ में, मीन या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज वन एंड दी सेम थिंग, ठीक है। तो देखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स जे एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स जे। ऐसे फॉर्मूला मत रटो, मैं दिखाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। बस अभी फॉर्मूला देख लो, नोट डाउन कर लो, बाकी मैं चीज बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं वेरिएंस पे, डरना मत फॉर्मूले से, मैं सब चीज समझाऊंगा आपको। अब आते हैं वेरिएंस पर। वेरिएंस क्या है, अगर x मेरा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और मीन मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, दैट इज माय म्यू ऑफ x, तो मैं वेरिएंस को डिनोट करूंगा एज सिग्मा स्क्वायर x और वेर ऑफ x और एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस मीन ऑफ x का स्क्वायर। आप इसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर x इज माय वेरिएंस, एंड इसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला याद रखो, समेशन एक्स जे माइनस म्यू एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट में एक्स ऑफ जे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या चीजें होती है। अब पहले याद करो कि मैंने आपको बताया था स्मॉल एफ क्या होता है, याद है, स्मॉल एफ ने बताया था क्या होता है, दैट इज माय पीडीएफ, यानी कि पॉइंट वाली प्रोबेबिलिटी, है ना। यहाँ पे भी स्मॉल एफ इज व्हाट, पॉइंट वाली प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी, हर चीज, ठीक है, हर चीज। हाँ तो अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लेट एक्स बी द टोटल ऑफ टू डाइस इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग टू डाइसेस
फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। तो देखो हमको सैम्पल स्पेस खुद बनाना है। सो एक बात बताओ, अगर मैं 2 डाइस को रोल करूंगा तो जो एक्स है मेरा दैट इज रैंडम वेरिएबल, एंड अब आप मेरे को बताओगे कि एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, ठीक है। एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, सम है वो 2 डाइस का। सो मिनिमम सम कैन बी 2 जब 1 1 का पेयर बनेगा, एंड मैक्सिमम कैन बी 12। सो 2 से लेकर के 12 के बीच में ये सब लोग प्रोबेबिलिटी लेंगे। उसके बाद ये क्या करा है मैंने, अगर मेरा सम 2 है तो मेरी क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1/36, क्योंकि एक ही पेयर है 1,1। ठीक है। ऐसे करते करते ना पीएमएफ टेबल, लाइक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की टेबल बना लो। उसके बाद मीन और वेरिएंस निकालना इज वेरी वेरी इजी। मीन का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था ऊपर, समेशन एक्स जे इंटू स्मॉल एफ एक्स ब्रैकेट में एक्स। फॉर्मूला बहुत खतरनाक, पता नहीं क्या है। फॉर्मूला इज सिंपली, पता है क्या है, फॉर्मूला इज सिंपली दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस अप टू सो अंटिल दिस इंटू दिस। वही 2 into 1/36 प्लस 3 into 2/36 प्लस 4 into 3/36 अप टू सो अंटिल 12 into 1/36। ऐसा क्यों करा है मैंने, फॉर्मूला देखो, समेशन एक्स स्मॉल एक्स यानी कि रैंडम वाली वैल्यू, फिर क्या लिखा है मैंने ब्रैकेट में स्मॉल एफ एक्स। स्मॉल एफ एक्स मतलब क्या क्या, पीडीएफ यानी कि पॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो क्या हो गया, समेशन ऑफ रैंडम वैल्यू इनटू पॉइंट प्रोबेबिलिटी। सबका समेशन इज माय मीन। तो बस मैंने दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस करता गया, सबका सम आ गया मेरे पास 7। दैट इज माय मीन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, दैट इज कमिंग आउट टू बी 7। वेरी इजी। उसके बाद हम आते हैं वेरिएंस पर। वेरिएंस का फॉर्मूला था समेशन ऑफ एक्स जे माइनस म्यू एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स जे। एफ एक्स तो वही बात हो गई हमारी, पॉइंट प्रोबेबिलिटी। एक्स इज माय रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, और म्यू क्या हो गया, मीन स्क्वायर। तो बस कुछ नहीं करना है मेरे को, अगर मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है तो पहली वैल्यू क्या, एक्स की 2 है, और मीन क्या है मेरा 2 माइनस मीन इज 7 का स्क्वायर इंटू एट दैट पॉइंट प्रोबेबिलिटी 1/36। तो बस सबका सम करते जाएंगे एंड दैट विल बी माय आंसर 210/36। कुछ नहीं करना है, मीन निकालना है, तो बस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस अप टू सो अंटिल यहाँ तक दिस इंटू दिस। और अगर वेरिएंस निकालना है तो x यानी कि 2 माइनस जो मीन आया उसका होल स्क्वायर इनटू दैट प्रोबेबिलिटी। और ये हम काम हम यहाँ तक करते रहेंगे, सबको सम करते रहेंगे, दैट इज माय वेरिएंस। सो बस मीन एंड वेरिएंस का ये फॉर्मूला था, दैट्स वेरी इजी। अच्छा, अब हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का पोर्शन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, लास्ट में जो टॉपिक्स और आएंगे बट ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। अब हम आते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो अब पढ़ते हैं इसको। अब हम आते हैं टुवर्ड्स दी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अभी तक हमने डिस्क्रीट की पूरी थ्योरी पढ़ ली है, अब हम आते हैं फॉर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो देखो, फॉर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल फिर से हम सीडीएफ और पीडीएफ दो चीजें डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा पीडीएफ पढ़ ले, एक सेकेंड। हाँ, तो पहले हम पढ़ते हैं, एक सेकेंड, डिस्क्रीट हो गया तो इसको पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं, पहले इसको सीडीएफ पढ़ लेते हैं, ठीक है, बाद में पीडीएफ पढ़ेंगे, कोई नहीं, रिवर्स ऑर्डर पढ़ लेते हैं। फॉर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल सीडीएफ यानी कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन, सीडीएफ मेन टर्म सीडीएफ याद रखो। एंड मैंने आपसे क्या बोला था, दैट इज नोटेड बाय कैपिटल एफ, हमेशा कैपिटल एफ ऑफ, सब्सक्रिप्ट लगा दो कुछ भी लगा दो, कैपिटल एफ से मतलब है, ठीक है। एंड इसका मतलब क्या होता था, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये का मतलब था। यहाँ पे भी सेम मतलब है। मतलब डिफरेंस क्या हो गया इधर, पूछो कि डिफरेंस क्या हो गया यार, यहाँ पे हमारे कॉन्टिन्यूस में डिस्क्रीट में डिफरेंस ये हो गया कि जो हमारी डिस्क्रीट में रेंज थी वो हमको पता था यार ये वाली यही लेगा या फिर यही लेगा। कॉन्टिन्यूस में क्या है, यहाँ से आपको कुछ भी वैल्यू लेगा, कुछ भी। सो लाइक वी कांट डिफाइन एनी पॉइंट प्रोबेबिलिटी, लाइक बहुत मुश्किल है इसको डिफाइन करना, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। लिमिट एक्सटेंड टुवर्ड्स माइनस इनफाइनाइट, कैपिटल एफ, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से लेके कहाँ तक जाता है, प्लस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट पे क्या वैल्यू होगी, क्यूमुलेटिव की 0, वहां पे क्या होगी, +1। तो वही है पहली दूसरी प्रॉपर्टी, तो पहली तो गई है पहली, मतलब माइनस इनफाइनाइट पे इट बिकम्स 0 एंड प्लस इनफाइनाइट पे इट बिकम्स 1। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर मेरा ग्राफ है और सेम प्रॉपर्टी यहाँ की वही वहाँ की भी सेम, ए और बी है, अगर बी ए से ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्यूमुलेटिव यहाँ का ज्यादा ही होगा। तो कैपिटल एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन कैपिटल एफ ऑफ ए। राइट कंटिन्यूटी कुछ नहीं है, अगर हाँ, जैसे यहाँ पे ग्राफ में क्या होता है हमारे पास, ये तो है हमारा कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे ना, तो
नेक्स्ट कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहेगी। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एच का डिफरेंस दूंगा तो लिमिट डेल्टा एच टेंड टुवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। राइट कंटिन्यूटी कुछ काम नहीं आएगी इतनी, बस हाँ याद रख लो इसमें राइट कंटिन्यूटी होती है। बाकी मेन चीज वही, सी डी एफ को मैं कैपिटल एफ से दिखाता हूँ। और अभी तक मेरे को डिस्क्रीट रैंडम में डिफरेंस पता चला नहीं है ज़्यादा कुछ खास, आगे जाके देखते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं मीन वेरिएंस अभी सी डी एफ का, डिस्क्रीट का, अभी हम आगे का पढ़ेंगे। अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यानी कि पीडीएफ फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम। तो हम दो ही चीजें पढ़ते हैं, पीडीएफ और सीडीएफ, ठीक है। हमने डिस्क्रीट के लिए जो है दोनों चीजें कवर कर ली हैं। अब हम कंटिन्यूअस के लिए मैंने सीडीएफ कवर कर लिया है, मैं पीडीएफ करने जा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ, अच्छा। फिर से वही पॉइंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो एफ एक्स अगर मेरे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और अगर मैंने एक डीएक्स के रीजन में डिफाइन कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो एक्स, और x प्लस डी एक्स के रीजन में डिफाइन कर रहा हूँ, और ऐसे ही x माइनस डी एक्स के रीजन में डिफाइन कर रहा हूँ उसको मैं। तो देखो डी एक्स का डिफरेंस है, तो जो मेरा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स होगा दैट विल शो माई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो कुछ नहीं, सिंपली अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज द पीडीएफ, देन कुछ नहीं, सिंपल वही स्मॉल एफ ऑफ एक्स, सब्सक्रिप्ट लगाना है लगा दो, ठीक है। ये चीज याद रखो, पीडीएफ इज स्मॉल एफ ऑफ एक्स, पीडीएफ सीडीएफ इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स। कुछ खास नहीं, सिर्फ सेम पॉइंट लगा हमको था। अब आते हैं, ठीक है। पीडीएफ जो होता है, हमने वहां भी दो चीजें सीखी थी पीडीएफ के बारे में, कि जो भी वैल्यू होती है इसकी ग्रेटर देन जीरो होती है हमेशा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो आप, कि फॉर एग्जाम्पल एक मैं ग्राफ बनाता हूँ आपके सामने, ठीक है। ये ग्राफ है, दिस इज माई ग्राफ, एंड फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, ये पीडीएफ है इन सबके, ठीक है, पीडीएफ। और इसका लास्ट पॉइंट जो है ना, ये लास्ट पॉइंट है इसका, लास्ट पॉइंट, और स्टार्टिंग कर रहा है यहाँ स्मॉल एग्जाम्पल। तो अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दूंगा पूरे रीजन में, लाइक पूरे रीजन में, तो क्या आंसर आएगा इसका? वन ही आएगा। क्यों वन आएगा? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लास्ट पॉइंट तक सारी वैल्यू को साथ में इंटीग्रेट कर रहा हूँ। So that will become my CDF at the last point. That will be always equal to 1. So integration fx dx ranging from minus infinite to plus infinite is always 1 for a PDF. ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, दैट इज रिलेशन बिटवीन पीडीएफ एंड सीडीएफ। ये चीज हमने डिस्क्रीट में नहीं पढ़ी थी, इसलिए डिस्क्रीट और इसको साथ में कर लेंगे हम, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस दोनों के लिए हम पीडीएफ और सीडीएफ का रिलेशन अभी देख लेते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक बहुत ज्यादा। अब देखो, मैं पीडीएफ को दिखाता हूँ, कैप पीडीएफ को दिखाता हूँ स्मॉल एफ ऑफ एक्स से, और सीडीएफ को दिखाता हूँ कैपिटल एफ ऑफ एक्स से। बता रखा है ना मैंने सबको, CDF is what? Capital F of X and PDF is what? Small f of x. तो अब देखो, मैं आपको ग्राफ से फील करवाता हूँ, ठीक है। दैट इज समथिंग, मान लो मेरा फंक्शन है ये पीडीएफ का फंक्शन है, मान लो पीडीएफ, ठीक है। सो क्यूमुलेटिव क्या होता है? क्यूमुलेटिव, अगर मैं इस पॉइंट पे बोल दूं कि आपको इस पॉइंट पे क्यूमुलेटिव निकालना है, तो क्या होगा, यहाँ तक की सारी वैल्यू का इंटीग्रेशन। सो मैं क्या कह सकता हूँ, सीडीएफ इज इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ, है ना। मैं हर जगह पीडीएफ की वैल्यू को इंटीग्रेट तो कर रहा हूँ, यहाँ के लिए मैंने क्या करा, इन सब की पीडीएफ को ऐड कर दिया, ऐड सम सम कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो वही वाली बात है कि माई सीडीएफ इज व्हाट? कैपिटल एफ, है ना। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ, पीडीएफ इज व्हाट? स्मॉल एफ ऑफ एक्स dx, लिमिट फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, दैट इज माई, क्या आ गया यहाँ से, सी डी एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ। देखो ये चीज यही लिखी है मैंने, सेम चीज। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी मेरी, मेरी लेफ्ट हैंड साइड में मार्कर चेंज करता हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी मेरी, माई लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रल, से इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बिकम एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स। सो वी कैन से दैट, what we can say that PDF, है ना, PDF is differentiation of CDF, ठीक है। PDF is differentiation of CDF, और we can say that CDF is integration of PDF। दोनों चीजें याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। PDF CDF का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। PDF क्या होता है, CDF क्या होता है, रटो मत, फील से जाओ हमेशा कि CDF is always integration of
पीडीएफ, तो पीडीएफ इज डिफरेंशिएशन ऑफ सीडीएफ। अगर मैं दो पॉइंट के बीच में इंटीग्रेट करूंगा हमारे पीडीएफ को, तो क्या होगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी इज व्हाट, जो भी मेरा सीडीएफ होगा वो माइनस हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी इतने काम की है नहीं, बस ग्राफ से फील कर लो कि जो है अगर ये मेरे दो पॉइंट है ए एंड बी, अगर मैं इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स करूंगा फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा? यहाँ तक का तुम सी डी एफ निकाल लो, उसमें क्या है, ये सब वैल्यूज हो जाएंगी। फिर आप यहाँ तक का सी डी एफ निकाल लो, यानी एफ ऑफ ए, दोनों का माइनस कर दो, बीच में ये रीजन आ जाएगा। तो कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, सिंपली आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम मीन वेरिएंस पे आते हैं। मैं याद है मैंने मीन वेरिएंस तो पढ़ा है, दैट वाज व्हाट, समेशन एक्स एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स। यहाँ पे क्या होगा, समेशन की जगह इंटीग्रेशन होगा। क्यों? वहां पे समेशन क्यों हो रहा था, किसी ने रियलाइज करा वहां पे समेशन क्यों हो रहा था? वो इसलिए हो रहा था बिकॉज वहां पे हमको पॉइंट प्रोबेबिलिटी गिवन थी, तो हम सबको ऐड कर रहे थे। या हमको पॉइंट प्रोबेबिलिटी नहीं पता, हमको बहुत कॉन्टिन्यूस रेंज पता है। कॉन्टिन्यूस रेंज पता है, मतलब हम लोग उस चीज को इंटीग्रेट कर रहे होंगे बस। तो वहां पे समेशन की जगह यहाँ पे इंटीग्रेशन बन गया बस। इंटीग्रेशन एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स एक्स डी एक्स, स्मॉल एफ वाज व्हाट, पीडीएफ, है ना? बस, सिंपल, इजी। ऐसे वी आर वेरिएंस सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन हो गया। सेम फॉर्मूला याद रखो, हो जाएगा। अच्छा, अब ये कुछ होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस जो कि दोनों के लिए कॉमन है, चाहे डिस्क्रीट हो चाहे कॉन्टिन्यूस हो। मैं डिस्क्रीट में नहीं बता, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर आपको वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है, उसका एक और फॉर्मूला होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। पहला फॉर्मूला ये होता है। एक तो जो हम निकालना है ये वाला, एक ये होता है, एक ये होता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि यार अगर मेरे को वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी गिवन हो, सो दैट इज माई ए स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स। तो कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लो, कभी कभार काम आ सकते हैं। अब हम करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, अब मजा आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आपको बस क्या चीज याद रखनी है, पीडीएफ सीडीएफ। पीडीएफ मैं समराइज कर देता हूँ हर चीज को एक बार। व्हाट इज पीडीएफ एंड व्हाट इज सीडीएफ, लेट मी समराइज यू। हाँ, माय पीडीएफ इज व्हाट, पीडी पीडीएफ ड्रॉ, yes, my pdf is what, pdf is small f, cdf is what, capital F, cdf is integration of capital F is integration of f। कीवर्ड्स में लेता हूँ, पूर्ण लेता हूँ, ठीक है। तो बस ये चीज है, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मीन वेरिएंस का फॉर्मूला देख लो, बस बहुत। अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं, बहुत मजा आएगा। सपोज दैट द एरर इन द रिएक्शन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फॉर द कंट्रोल लेबोरेटरी इज अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल गिवन है हमको भाई, कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ही है, हैविंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हमको देखो पीडीएफ गिवन है हमको, देखो पीडीएफ गिवन है हमको, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, पीडीएफ हमको गिवन है। पीडीएफ ये है, यानी कि पॉइंट प्रोबेबिलिटी, यानी कि -1 से 2 के बीच में प्रोबेबिलिटी ये है इसकी, बाकी हर जगह जीरो है। तो अब मेरे को बताओ, पहले तो ये वेरीफाई करो कि एफ एक्स इज अ पीडीएफ फंक्शन। एफ एक्स इज अ पीडीएफ फंक्शन कैसे? मैंने यहाँ आपको दो पॉइंट बताए थे पीडीएफ होने के। पहला पॉइंट, एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एंड सेकंड पॉइंट, कि इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट विल ऑलवेज गेट टुवर्ड्स दी वन। क्यों? क्योंकि लास्ट पॉइंट पर सीडीएफ बन जाता है, तो सीडीएफ की वैल्यू वन हो जाती है। तो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ इन द होल रेंज इज इक्वल टू वन। तो अब देखो वेरीफाई करते हैं हम। पहला पॉइंट क्या था, कि एफ एक्स शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज द क्वाड्रेटिक, तो पॉजिटिव रहेगा, स्क्वायर है। सो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इज पॉजिटिव, और जीरो तो पॉजिटिव है ही। सो पहली कंडीशन फुलफिल्ड, एफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेकंड कंडीशन, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इज ऑलवेज वन। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर बाई थ्री डी एक्स। तो अब देखो माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन तक तो क्या ही फायदा है इंटीग्रेट करने का। तो लिमिट मैंने चेंज कर दी -1 से 2 के बीच में। क्यों? क्योंकि एक्स की रेंज मेरी यही है, बाकी सब में वो जीरो आ जाएगा। इंटीग्रेशन जीरो डी एक्स इज ऑलवेज जीरो, सो व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ डूइंग दैट? इंटीग्रेशन -1 से 2 एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स स्क्वायर बाई थ्री डी एक्स, इंटीग्रेट करूंगा, आंसर आ जाएगा वन। वन आ गया, दैट मीन्स दैट वी हैव वेरीफाइड दैट एफ एक्स इज अ डेंसिटी फंक्शन। क्लियर? अब देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पी ऑफ, यानी कि एक्स जो है वो जीरो से वन के बीच में लाई कर रहा है। अच्छा, जीरो से वन के बीच में लाई करने का मतलब क्या है? हमारा ये जो, अगर यही हमारा डिस्क्रीट का केस में होता ना, तो मैं केवल एक्स इक्वल टू वन पे प्रोबेबिलिटी निकालता,
और उसमें आंसर दे देगा उसको। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको पूरे रेंज में इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिकॉज ये हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई थ्री डी एक्स, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। देखो यही करा मैंने, एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स 0 to 1, आंसर आ गया 1/9, दैट इज माई आंसर। इजी पीजी, डन, क्लियर, हो गया। कुछ आउट लो, रिवाइंड करके देख लो, कुछ नहीं है, पीडीएफ के मैंने हमको बस वेरीफाई करना था, इंटीग्रेशन कर दिया। उसके बाद हमको 0 से 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बस मैंने इंटीग्रेट कर दिया वहां से वहां तक बस। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, देखो गिवन है हमको कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, हैविंग पीडीएफ, फिर से हमको पीडीएफ गिवन है एक्स स्क्वायर बाई टू ये सब, फाइंड सीडीएफ ऑफ एक्स। पहला पार्ट हमसे कह रहा है सीडीएफ ऑफ एक्स। मैंने आपको एक चीज याद कराई थी, सीडीएफ इज इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ। तो कुछ नहीं है, सिंपल इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन फ्रॉम। अच्छा एक बात बताओ जरा, कि मैं इंटीग्रेट कहाँ से करूंगा, ठीक है। अगर मैं -1 से 2 के उसमें इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर 1 हो जाएगा, बिकॉज लास्ट पॉइंट पे इज ऑलवेज 1। मैं कहाँ से इंटीग्रेट करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम -∞ टू एट एनी पॉइंट ऑफ एक्स, ठीक है। मेरे को कहीं पे भी निकालना हो मैं उसका कर दूंगा, फ्रॉम अ जनरल -∞ टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ डीएक्स, यानी कि स्मॉल एफ एक्स डीएक्स। तो एक्स स्क्वायर बाई थ्री डीएक्स, एक्स स्क्वायर बाई थ्री इज माई एफ एक्स। सो -1 इज व्हाट माई लोअर लिमिट गोइंग टुवर्ड्स एन एक्स, और एक्स की वैल्यू लेस देन 2 होगी फॉर श्योर। आपने किस में लेकर चल रहा हूँ, एक्स की वैल्यू लेस देन 2 है एंड मैं स्टार्ट कर रहा हूँ -1 से। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 टू एक्स, एक्स स्क्वायर बाई थ्री डी एक्स। सो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/9 when x is from -1 to 2, that is my CDF आ गया। अब मेरे से कह रहा है find probability when x varies from 0 to 1 using CDF। अगर हमसे नॉर्मली कहता, पता है हम क्या करते, हम सिंपली इसको इंटीग्रेट करते 0 से 1 के बीच में, वही मेरा प्रोबेबिलिटी हो जाती। बट हमसे क्या कह रहा है, यूजिंग CDF। अब देखो दिमाग लगाओ, ठीक है। अब देखो मैं कैसे करूंगा इसे, मैं इसका जो है ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। ये जो है मेरा समझ लो, दैट इज माय ग्राफ। एंड ये कुछ फंक्शन समझ लो, एंड x की वैल्यू -1 यहाँ पर है, x की वैल्यू 2 यहाँ पर। अब मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 and 1। मेरे को यहाँ से यहाँ तक के बीच की प्रोबेबिलिटी निकालनी है यूजिंग CDF। बट तो मैं एक काम करता हूँ यार, मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ से इंटीग्रेशन स्टार्ट करता हूँ -1 से, और पहले -1 से 2 के, -1 से 1 के बीच में इंटीग्रेट करता हूँ। तो CDF मेरे यहाँ तक आ जाएगा। और अगली बारी क्या करता हूँ, मैं -1 से 0 के बीच में इंटीग्रेट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो मेरा यार यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, फिर मैं दोनों को माइनस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरा ये रीजन। सिंपल आ गया जुगाड़ समझ में, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करो, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करो, माइनस करो, ये आ गया मेरा CDF। दैट्स इट, प्रोबेबिलिटी आ गई, हो गया। यही करा मैंने, देखो पहले -1 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी निकाल ली CDF, फिर -0 के बीच में, फिर बस माइनस कर दिया। वो कैसे निकालेंगे, हमने CDF निकाल रखा है, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे बस, ठीक है। एनालाइज करना बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो हमको इस बारी पहली बार CDF गिवन है ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स। अच्छा देखो यहाँ आपको कैसे पता चलेगा कि डिस्क्रीट है कॉन्टिन्यूअस है, तो देखो हमको एक्स की रेंज गिवन है, रेंज गिवन है, दैट मीन्स दैट इट्स अ व्हाट कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो सो कैपिटल एफ गिवन है, कैपिटल एफ इज व्हाट माय CDF, CDF गिवन है। अब मेरे को पीडीएफ निकालना है, मैंने क्या बोला था, CDF इज इंडिकेशन ऑफ पीडीएफ। तो पीडीएफ क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ CDF। तो कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन कर दो बस, स्मॉल एफ इज डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एफ यानी कि CDF। तो बस जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स स्क्वायर का 2x, और इसका हो गया 6/25 × 3 - 6, इसका 1 का 0 हो गया, तो बस आ गया मेरा पीडीएफ, दैट इज माई पीडीएफ। वेरी इजी ना। और ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, आ जाता है, मतलब बहुत कॉलेजेस में आता है, बहुत कॉलेजेस में। तो अब देखो पीडीएफ निकालना था, कुछ नहीं, सिंपली डिफरेंशिएट कर दिया मैंने CDF को, आ गया आंसर। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। फॉर अ ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि गिवन होगा, पहले रिफ्रेश करता हूँ इसको एक सेकंड। हाँ, फॉर द ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। अब मेरे को एक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, मेरे को उसके लिए मीन और वेरिएंस निकालना है, मीन और वेरिएंस, ठीक। अब देखो ये मेरे को गिवन है, ये तो फॉर श्योर दिख रहा है मेरे को कि ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तभी इसमें रेंज गिवन है मेरे को, स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, पीडीएफ गिवन है, मतलब मेरे को पीडीएफ से क्या निकालना है, इसमें पीडीएफ से क्या निकालना है, मीन और वेरिएंस। कैसे निकलता है, मीन का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स डी एक्स, और एफ क्या था, पीडीएफ।
पीडीएफ तो गिवन है बस, तो 0 से 1 के बीच में अलग इंटीग्रेट कर दो, 1 से 2 के बीच में अलग इंटीग्रेट कर दो, दोनों को सम कर दो, दैट इज माई मीन। एंड वेरिएंस निकालने के लिए कुछ नहीं, एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स वॉज पॉइंट प्रोबेबिलिटी, तो बस मीन मेरा बना चुका है, तो एक्स माइनस वन स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, लिमिट फ्रॉम 0 to 1 एंड देन फ्रॉम 1 to 2 में मेरा ये हो गया, दोनों को सम कर देंगे, बस मेरा वेरिएंस आ जाएगा 1/6। आंसर वेरीफाई कर लेना, ठीक है। So that was our discussion on continuous and discrete random variable। इसमें हमने दोनों के पीडीएफ सीडीएफ देखे, दोनों का रिलेशन देखा, मीन और वेरिएंस देखे, समराइज करो, फॉर्मूला शीट बनाओ। काफी इजी सा यूनिट है, बहुत स्कोरिंग है, हो जाएगा, ठीक है। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस करा है, हम लोगों ने डिस्कस करा है व्हेन वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट वन डे, यानी कि हम केवल एक चीज कंसीडर कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जॉइंट करेंगे, जॉइंट मतलब हम 2 डायमेंशनल कवर कर रहे होंगे, ठीक है। यानी कि मैंने आपसे बोला था ना स्टार्टिंग में, याद है वीडियो स्टार्टिंग में बोला था मैंने कि हम 2D में भी कवर कर रहे होंगे, यानी कि एग्जांपल दिया था मैंने, वेट और हाइट दो फैक्टर कवर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे वही बात है, जॉइंट क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सीडीएफ। तो यहाँ पे भी हम सीडीएफ पीडीएफ निकालेंगे, सेम रिलेशन देखेंगे, एक दो टर्म्स आता आ जाएंगे, अभी हम देख लेंगे उस चीज को। सो वही वाली बात है, 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल, इस बार 2 डायमेंशन हो चुकी है, एक्स कॉमा वाई। अब तक हमारा केवल एक्स था, अब क्या होगा, एक्स कॉमा वाई। सीडीएफ है, तो वही कैपिटल एक्स से डिनोट करूंगा, इस बार सबस्क्रिप्ट में एक्स कॉमा वाई आ जाएगा, और ब्रैकेट में वही एक्स कॉमा वाई, दैट इज माई सीडीएफ। और पिछली बार डेफिनेशन क्या आती है, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज लेस देन एक्स। इस बार एक चीज और बढ़ जाएगी बस, क्योंकि वाई वाली टर्म भी आ रही है, सो व्हेन कैपिटल वाई इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल वाई। तो बस एक चीज ऐड हुई है, इसमें ऐड ऑन हुई है, और कुछ नहीं हुआ। इट्स ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग, बस इसमें उस पर दो फैक्टर कवर कर रहे हैं हम, एक्स एंड वाई, और सेम कंडीशन है, बस एक कंडीशन ऐड करती है, व्हेन वाई इज लेस देन इक्वल टू वाई, बस, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग। व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज तो यही है कि कैपिटल एफ डिनोट्स माय सीडीएफ, और सीडीएफ कैपिटल एफ है, और एक्स वाई दो है, और एक्स वाई क्या है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, व्हेन एक्स टेंड टुवर्ड्स माइनस इनफाइनाइट। तो अब ग्राफ देखते हैं, व्हेन एक्स विल टेंड टुवर्ड्स माइनस इनफाइनाइट, तो क्या बोला था मैंने, क्या होगा यहाँ पे, क्या वैल्यू होनी चाहिए आपके हिसाब से, सीडीएफ की जीरो होगी, है ना। एक्स या वाई, अब कोई सा भी एक वेरिएबल जीरो मतलब माइनस इनफाइनाइट पे ले आओ, 100% इट विल गेट जीरो, क्योंकि अगर एक भी वेरिएबल आपका टर्मिनेटिंग या फिर माइनस एकदम एंड पे पहुंच एक्सट्रीम लेफ्ट, तो दैट विल बिकम जीरो, ठीक है। सो लिमिट एक्स टेंड टुवर्ड्स माइनस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो इक्वल टू वाई टेंड टुवर्ड्स माइनस इनफाइनाइट, यानी कि एक्स या वाई किसी को भी दोनों को टेंड कर दो माइनस इनफाइनाइट, इट विल गेट टुवर्ड्स जीरो। अब आते हैं हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है मेरी, अगली प्रॉपर्टी सेज दैट लिमिट एफ ऑफ एक्स वाई व्हेन एक्स गोज टुवर्ड्स इनफाइनाइट, देखो एक्स क्या लिखा है, एक्स लिखा है प्लस इनफाइनाइट एंड वाई लिखा है प्लस इनफाइनाइट, यानी कि अब ग्राफ बनाओ, जब दोनों चीजें प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएंगी तब वन होगा, माइनस इनफाइनाइट में नहीं था, माइनस इनफाइनाइट में था अगर कोई भी एक एक्स या वाई एक चला गया माइनस इनफाइनाइट, इट विल गेट टुवर्ड्स जीरो, बट प्लस इनफाइनाइट में क्या है, अगर जब दोनों जाएंगे तभी वन होगा वो, ठीक है। तो ये चीज याद रख लो बस। उसके अलावा कंटिन्यूटी वैसे वही सेम है, राइट कंटिन्यूटी, एक बारी एक्स में चेंज करके देखा तो वही चीज रही, वाई में करा वही चीज रही, ठीक है। सो यहाँ पे हमने जॉइंट का क्या देख लिया, जॉइंट जॉइंट सीडीएफ वी हैव कवर्ड। अब हम कवर कर रहे होंगे जॉइंट का सीडीएफ, अब पीडीएफ, सॉरी, ठीक है। तो देखो, जॉइंट का पीडीएफ फिर से वही बात है, स्मॉल एफ से दिखाएंगे, एंड दो वेरिएबल एक्स कॉमा वाई, दैट डिनोट्स माय पीडीएफ, ठीक है। अब देखो, कंडीशन विल रिमेन दी सेम, पीडीएफ मैंने वहां भी पढ़ा था कि पीडीएफ की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो रही होगी। एंड सेकंड कंडीशन, मैंने बोला था ना कि जब मैं पीडीएफ को माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ जब मैं ऐसे इंटीग्रेट करूंगा, सो दैट विल लीड टुवर्ड्स वन। क्यों, क्योंकि देखो ये ग्राफ है, ये चीज देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं पूरी तरह से इंटीग्रेट करूंगा तो उसकी वैल्यू वन आ रही होगी, ठीक है। सो दैट आई विल मेक यू क्लियर। सो इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई, अब यहाँ पे क्या होगा, 2D में इंटीग्रेशन होगा, डी एक्स एंड डी वाई, लिमिट्स फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। सो बस सिंपल वही बात है, हमेशा यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन वन होगा, सेम चीज है। अब फिर वही रिलेशन बिटवीन पीडीएफ एंड सीडीएफ, तो देखो फिर से वही वाली बात आ गई मेरी कि सीडीएफ इज माई इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ, यहाँ पे भी सेम पॉइंट कवर कर लिया मैंने, ये सीडीएफ है, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ, बट इस बार क्या डी वाई डी एक्स हो गया, क्यों,
क्योंकि मैंने टू वेरिएबल इंटीग्रेशन हो रहा है। ऐसे ही पीडीएफ क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, सीडीएफ डेल बाय। अच्छा, इस बार एक चीज ध्यान रखना, इस बार डेल बाय डेल एक्स और डेल बाय डेल वाई होगा, यानी कि इट विल बी पार्शियल डिफरेंशिएशन, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट जो भी निकला उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो कुछ नहीं, डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पर भी। सो सिंपल थिंग्स हैं ये सब। अब आते हैं नेक्स्ट चीज, क्वेश्चन करते हैं हम कुछ। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, फाइंड के इफ जॉइंट पीडीएफ ऑफ अ बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल एक्स वाई इज गिवन बाय दिस। सो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हमसे, पहली चीज तो बाइवेरिएट है, यानी कि एक्स और वाई दो चीजें कंसीडर कर रहे हैं। हमको जॉइंट पीडीएफ गिवन है, यानी कि पीडीएफ गिवन है, वाई वेरिएट है। तो स्मॉल एफ गिवन है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है, हमको ये चीज है। हमसे क्या कह रहा है, के फाइंड करना है हमको, के इज दिस ना। तो देखो, हमको पीडीएफ गिवन है, हमको के निकालना है। पीडीएफ की क्या प्रॉपर्टी थी, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ऑन एक्स एंड वाई, dx dy इक्वल टू वन। तो देखो, इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स डी वाई इक्वल टू वन, फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अच्छा, अब y की लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 1 to 5, एंड x की क्या हो जाएंगे, 0 to 4। इंटीग्रेट कर दो dx dy इक्वल टू वन, सॉल्व कर लो, डबल इंटीग्रेशन की इक्वल कर जाएगी -1/32। सो कुछ नहीं है, सिंपल प्रॉपर्टीज का खेल है। पीडीएफ का इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इज ऑलवेज इक्वल टू वन। अब लिमिट्स हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ हमने x के अकॉर्डिंग 0 to 4 कर दिया, y के 0 to 1 to 5 कर दिया, ठीक है। सो दैट्स इट। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड जॉइंट पीडीएफ इफ जॉइंट सीडीएफ इज गिवन बाय दिस। अब मेरे को सीडीएफ गिवन है, देखो कैपिटल एफ गिवन है मेरे को। अब मेरे को पीडीएफ निकाल, मैंने क्या बोला था, सीडीएफ इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ। तो क्या हो गया, पीडीएफ इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ सीडीएफ। कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला यूज कर लेना, डबल डिफरेंशिएशन। ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने इसको सॉल्व नहीं करा है, बस कुछ नहीं, डबल डिफरेंशिएशन है, सॉल्व कर देना, ठीक है। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक का। अब देखो, अब पहले, हाँ, हमने अभी बाई वेरिएट पढ़ा है, यानी कि दो वेरिएबल्स में। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। पहले हम इसको पढ़ रहे होंगे फॉर डिस्क्रीट के लिए, फिर हम इसको कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए पढ़ रहे होंगे। तो पहले डिस्क्रीट के लिए देखते हैं। डिस्क्रीट के लिए क्या होगा, पहले एक चीज देखते हैं हम, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, बाय वेरिएट, कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। अब हम पढ़ते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जहाँ पर हम देखो क्या है, यहाँ पे एक्स और वाई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, क्या है, बाई वेरिएट है पहली बात, यानी कि दो हो गए। और डिस्क्रीट है, लाइक हमको डिस्क्रीट याद है, पहले वाले वैल्यू हमको पता होती है, रेंज वो पता होती है, सेट ऑफ वैल्यूज। तो देखो, अब मैं आपसे बोलूँ कि जो स्मॉल एफ है, यानी कि पीडीएफ, दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू x कॉमा y इक्वल टू y, दैट इज माय पीडीएफ पॉइंट प्रोबेबिलिटी। अगर मैं आपसे बोलूँ यार कि मैं ना y को छोड़ देता हूँ, ठीक है, y को छोड़ देते हैव, मतलब बाई वेरिएट ही है, बट मैं y को ना इग्नोर कर देता हूँ। तो क्या बन जाएगा मेरा एफ एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी वन एक्स इक्वल टू एक्स। ऐसे जब मैं y की जगह x को इग्नोर कर दूंगा, तो क्या होगा, एफ वाई ऑफ वाई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एंड वाई इक्वल टू वाई। तो देखो, ये जब मैंने y को इग्नोर करा, तो जो मेरी प्रोबेबिलिटी आई, दैट इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x। ऐसे जब मैंने यहाँ पे x को इग्नोर कर दिया, तो ये आ गया मेरा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन ना मार्जिनल, हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हाउ वन वेरिएबल बिहेव्स व्हेन इग्नोरिंग द अदर वन। जब मैं दूसरे को इग्नोर कर रहा हूँ और तब मेरा पहला वाला कैसा बिहेव करेगा, दैट इज माई मार्जिनल थिंग, ठीक है। तो जब भी आगे से मार्जिनल चीज हमसे बोलना, आपको याद होना चाहिए, लाइक कि यार मैं दूसरे इग्नोर करता हूँ, फिर पहले वाले पे इफेक्ट देखता हूँ, दैट इज माई मार्जिनल, ठीक है। अब एक और चीज होती है, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, देखो, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ वही पीडीएफ गिवन है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई। देन कंडीशनल का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स गिवन वाई ब्रैकेट में एक्स गिवन वाई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू एक्स गिवन दैट वाई इक्वल टू वाई। यानी कि यहाँ हमको गिवन है कि वाई इक्वल टू वाई। आपको पी ए स्लैश पी याद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यानी कि गिवन दैट बी होता है। तो यहाँ पे गिवन है हमको कि y इक्वल टू वाई, यानी कि y की वैल्यू फिक्स है। अब x में मैं चेंज ऑब्जर्व करूंगा। ऐसे ही जब दूसरा क्या होगा, एन y गिवन x होगा, तब क्या है,
व्हेन यहाँ पे मेरे को x इक्वल टू एक्स फिक्स है, मैं y इक्वल टू वाई पे चेंजेस देखूंगा, ठीक है। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हो गई, ये हो गई, और ये हो गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो बस ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मींस हाउ वन वेरिएबल बिहेव्स व्हेन अदर वेरिएबल इज केप्ट फिक्स्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ x इक्वल टू एक्स फिक्स है, यहाँ y इक्वल टू वाई फिक्स है। इसमें क्या था? इसमें मैंने सेकंड वेरिएबल को इग्नोर कर दिया था मार्जिनल में। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड वाले को फिक्स कर रहा हूँ, फिर पहले वाले में चेंज ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मार्जिनल में क्या था, सेकंड वाले को इग्नोर कर रहा हूँ, देन फर्स्ट वाले में चेंज ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन करते हैं मार्जिनल और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले। तो गिवन बिलो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो डिस्क्रीट है, बाई वेरिएट है। डिस्क्रीट मतलब वैल्यू फिक्स है, बाई वेरिएट मतलब दो वेरिएबल एक्स और वाई। हमसे पूछ रहा है, टेबल गिवन है, ये एक्स हो गया, ये y हो गया, है ना, यानी कि y इक्वल टू 0 1 2, x इक्वल टू -1 0 1। हमसे कह रहा है फाइंड दी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ x, है ना। अब वो हम कैसे निकालेंगे? अब देखो, और सेकंड पार्ट में पूछ रहा है फाइंड दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन दैट y इक्वल टू 2। मार्जिनल का मतलब मार्जिनल ऑफ x निकालना है मेरे को, यानी कि मेरे को y को इग्नोर करना है। आई हैव टू इग्नोर y, ठीक है। मेरे को बस x के लिए सारी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। मार्जिन, जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे ना फाइंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम वेरिएबल, तो उस वेरिएबल के लिए सारी वैल्यूज का निकाल दिया करो। लाइक एक्स की यहाँ पे कितनी वैल्यू, -1 है, 0 है और 1 है। तो इन तीनों के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल लो, सबका सम करके, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस वाई, ठीक है। मैं वाई को इग्नोर कर रहा हूँ, तो एट एक्स इक्वल टू -1 प्रोबेबिलिटी हो गई 1/15 प्लस 3/15 प्लस 2/15, वो कितनी हो गई 6/15। ऐसे एक्स इक्वल टू 0 पे इन तीनों का सम, ऐसे एक्स इक्वल टू 1 पे इन तीनों का सम, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछे फाइंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी सम वेरिएबल एक्स या वेरिएबल वाई, तो दूसरे वाले को इग्नोर करो एंड सारी वैल्यूज को सबका सम कर दो। अगर मुझसे कहता है फाइंड दी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, तो मैं क्या करता, एक्स को इग्नोर कर देता, और y इक्वल टू 0 के लिए इन सबको सम कर देता, y इक्वल टू 1 के लिए इन सबको सम कर देता, और y इक्वल टू 2 के लिए इन सबको सम कर देता, बस वो मेरा आंसर हो जाता। अब सेकंड पार्ट इज फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन दैट y इक्वल टू 2। अब टेबल देखो, एक सेकंड रिफ्रेश कर देता हूँ उसे। हाँ, अब मेरे से कह रहा है गिवन y इक्वल टू 2। अब देखो y इक्वल टू 2 गिवन है मेरे को, y इक्वल टू 2 गिवन है, दैट मीन्स दैट y जो है मेरा यही है। फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y इक्वल टू 2, तो क्या क्या हो गया, 2/15 प्लस 1/15 प्लस 2/15, यानी कि 5/15 1/3। बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितना इजी है। हमको एक वैल्यू गिवन है y इक्वल टू 2 है, तो मेरे को x के वेरिएशन देखना है, तो बस यही टेबल आंसर होगा मेरा। अगर मुझसे मार्जिनल पूछ, देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर y के लिए देखा कंडीशनल में। मार्जिनल में क्या करा, इंडिपेंडेंट ऑफ y को मैंने इग्नोर करा, सब कुछ सम कर दिया, ठीक है, डिफरेंट एक्स के लिए। तो बस यही था हमारा डिस्क्रीट बाईवेरिएट के लिए। अब मैं करूंगा कॉन्टिन्यूस बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल के लिए, यानी कि बाईवेरिएट एक्स कॉमा वाई है और कॉन्टिन्यूस है, उसके लिए मैं मार्जिनल और कंडीशनल दो चीजें देख रहा हूँ। तो देखो, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एफ क्या दिखाता है मेरे को, एफ डिनोट्स व्हाट, पीडीएफ। तो वैसे तो क्या होता है, एफ ऑफ, एक सेकेंड, दैट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई ये होता है, बट मार्जिनल का मतलब क्या होता है, इग्नोरिंग द अदर वन, है ना। तो ऐसे ही मैं, अगर मेरे को मार्जिनल ऑफ एक्स निकालना है, तो मैं वाई को इग्नोर कर रहा हूँ और मैं ग्राफ बना दूँ, ठीक है। अगर मेरे को एक्स के लिए मार्जिनल निकालना है, मैं वाई को इग्नोर कर, तो क्या आंसर होगा, लाइक एफ ऑफ एक्स, इधर एक्स, फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन इनटू डी वाई। डी वाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं डिफरेंट वाई के लिए, देखो डिफरेंट वाई के लिए मैं सम कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट ऑफ वाई जो भी हो, वट एवर बी दी वाई, मैं उसको हर वैल्यू के लिए इंटीग्रेट कर रहा हूँ। आ रहा है समझ में? हम डी वाई की छोटी छोटी स्टेप्स बना रहे हैं एक एक्स के लिए, तो बस हम उस एक्स के लिए, ये देखो, सॉरी एक्चुअली स्टेप में इसमें ऐसे बनेगी। हम जैसे मान लो एक्स इक्वल टू 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, हम एक एक्स के लिए हर वाई को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ वट एवर बी दी वाई। ऐसे ही अगर जब मेरे को मार्जिनल ऑफ एक्स निकालना है, सो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं ऐसे ग्राफ बनाऊंगा और हर वाई के लिए
डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए स्टेप बनाऊंगा, स्टेप बनेगी, डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए मैं से इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई डी एक्स वेन वाई हो, और जब एक्स के लिए निकाला और डी वाई इंटीग्रेट कर दो। फॉर्मूला रट लो, अगर आपसे नहीं समझ में आ रहा हो तो, बाकी समझना ईजी है इसको। अगर मेरे को मार्जिनल ऑफ एक्स निकालना है तो वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, वाई निकालना है तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। अपोजिट अपोजिट चीजें होती है बस, ठीक है। अब लास्ट चीज आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइवेरिएट कंटिन्यूस। अब देखो वही पीडीएफ है ये, वाई गिवन एक्स, ये वाई गिवन एक्स, इसका फॉर्मूला याद रख लो। वैसे क्या होता है इसका, वाई इंटरसेक्शन एक्स अपॉन एक्स, तो देखो डिनोमिनेटर तो वही बन गया, एफ एक्स ऑफ एक्स एफ वाई ऑफ वाई, न्यूमरेटर दोनों के लिए सेम है, दैट इज होल फंक्शन। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे फाइंड दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंटीन्यूअस बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल, तो कुछ नहीं करना, फंक्शन आपको न्यूमरेटर में पुट कर देना, डिनोमिनेटर में आपसे अगर कंडीशनल ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूछ रहा है तो डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स रख दो, अगर आपसे वाई पूछ रहा है तो बस डिनोमिनेटर में वाई रख दो, दैट्स इट। ठीक है, अब इस पे हम एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस सेशन का। सो द जॉइंट पीडीएफ, यानी कि जॉइंट जॉइंट 2D है, यानी कि पीडीएफ गिवन है और 2D रैंडम वेरिएबल है। तो पीडीएफ गिवन है हमको ये, हमसे कह रहा है फाइंड द मार्जिनल डेंसिटी ऑफ एक्स एंड वाई, मार्जिनल डेंसिटी ऑफ एक्स एंड वाई। क्या फॉर्मूला था एक्स के लिए, क्या फॉर्मूला था, फंक्शन इनटू डी वाई, आया याद। एक्स के लिए क्या फॉर्मूला, ये तो था देखो, डी वाई इंटीग्रेट कर दिया। ऐसे वाई के लिए क्या था, इंटीग्रेशन फंक्शन डी एक्स। अब मेन गेम है यहाँ पे लिमिट्स का। देखो एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, एक्स की लिमिट है पहले मैं ग्राफ बनाया था उसको, देखो ये ग्राफ ऐसे बनेगा इसका, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, वन से वाई के बीच में। तो एक ये अगर मेरा एक्स वन, एक्स अगर ये है वन और एक्स इक्वल टू वाई ये लाइन है, ठीक है, तो मेरा एक्स इस लाइन के बीच में होगा कहीं, और वाई कहाँ से कहाँ तक होगा, वाई इज फ्रॉम एक्स टू टू, और एक्स कहाँ से कहाँ तक है मेरा, यहाँ से तो यहाँ तक, तो बस वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू टू, हो गया। ये डिसीजन आ रहा है मेरा फाइनली। तो कुछ नहीं, लिमिट पुट कर देनी है बस। एक्स की लिमिट क्या होंगी, वन टू वाई, वाई की क्या होंगी, एक्स टू टू, ठीक है। तो एक्स की लिमिट क्या हो गई, एक्स की लिमिट हो गई यहाँ पर वन टू वाई, और वाई की हो गई एक्स टू टू, इंटीग्रेट कर दो आंसर आ जाएगा, इजी। अब नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है फाइंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल टू एक्स। क्या बोला था, न्यूमरेटर में फंक्शन रख दो, डिनोमिनेटर में जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा उसी का ही एफ ऑफ एक्स रख दो। तो हमसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूछ रहा है तो एफ ऑफ एक्स रख दिया, एफ ऑफ एक्स मतलब पीडीएफ ऑफ एक्स, तो यानी कि मार्जिनल ऑफ एक्स, ये मैं निकाल चुका हूँ यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पुट कर दिया, आंसर आ गया बस, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है। तो सम कुछ चीज़ें समराइज करता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिकली आपको पीडीएफ और सीडीएफ समझने की जरूरत है, वो समझो कौन कैपिटल है कौन स्मॉल है, मैंने बता रखा है क्या, व्हाट इज रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज दिस, ये सब चीजें याद रखो, और फिर बेसिक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ऑल ऑफ द थिंग्स आर इजी, एक फॉर्मूला शीट बनाओ, उसमें सारी चीजें लिख दो, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे बेसिक कवर कर दिए हैं, अब आप कोई सा भी एडवांस कॉन्सेप्ट रैंडम प्रोसेस का पढ़ सकते हो। एक्चुअली अब आपको जो भी टॉपिक्स हैं आपको बता देना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ला रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, पूरी हमारी टीम की मेहनत लगी है, सो प्लीज फॉर दैट एटलीस्ट हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो ना तो आप इस वाली मेल पे आप आपको मेल कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट में आप जो है सब्जेक्ट का नाम डाल देना और डाउट अपना में डाल देना, वी विल श्योरली रिप्लाई यू विद इन 24 आवर्स। सो दिस इज अवर मेल, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं और इंस्टाग्राम चैनल है, तो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, एज वेल एज ये नोट्स आपको मिल रहे होंगे, फॉर श्योर आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल रहे होंगे, तो वहाँ से आप पढ़ के रिवाइज करिएगा। नोट्स हैंड रिटन है, सेल्फ मेड है, अच्छे हैं, तो एंड सेल्फ सफिशिएंट है, तो आप इसे पढ़िएगा, इजीली आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ आप अपने रिव्यू शेयर करिएगा, आपको कहाँ चीज़ें इंप्रूव करनी है, अगर कोई चीज़ इंप्रूव करनी हो तो देन डेफिनेटली वी विल इंप्रूव, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके, थैंक यू।